जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपके इस नए से यूट्यूब चैनल द विनर्स ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सभी, बताइए। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? सब ठीक ठाक? जीवन बढ़िया चल रहा है या अभी भी दुख में चल रहा है? वैसे जीवन तो बहुत दुखी हो रहा है यार, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न और चीज़ें जो चल रही है, एडिक्विटी जो अपना और ये टीसीएस का मामला चल रहा है, ये बहुत ही संघीय मामला है जिसको लिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे भी कल प्रोटेस्ट होने वाला है। तो प्रोटेस्ट बोल सकते हैं क्योंकि जो टीचर लोग जाएंगे बात बात करने के लिए, तो इसी पे लेके तो उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई तो सही चल रहा होगा। बाकी जो रेलवे का अभी हाल फिलहाल में सिटी इंटीमेशन भी आ गया, 7 तारीख से आप लोग का एग्जाम होने वाला है। ऑलरेडी 7 और 8 का सिटी इंटीमेशन आ गया है। जो लोग अभी चेक नहीं किए होंगे, एक बार अपना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के चेक कर लीजिएगा कि आपका डेट किस सिटी में पड़ा हुआ है। ठीक है, सिटी आपको पता चल जाएगा, फिर उसके बाद से शायद 4 दिन पहले या 5 दिन पहले आपका वो आ जाएगा, ठीक है, एडमिट कार्ड। तो पहले सिटी देख लीजिएगा। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बता दें? तो पढ़ने वाले हैं हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का कर रहे हैं, CBT 1 2025 का सॉल्यूशन, जिसमें 9 जुलाई 2025 का शिफ्ट 3 करेंगे आज। शिफ्ट 2 ऑलरेडी कर लिए हैं, शिफ्ट 1 भी कर लिए हैं, और बाकी पीछे जो 5-6 तरीका था वो भी हम लोग ऑलरेडी कर लिए हैं। और जो लोग उसका वीडियो नहीं देखे हैं उस शिफ्ट का, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं बोला था स्टार्टिंग के वीडियो में, मतलब कल वाले वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगा, 5 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो उस पर बहुत सारे भाई लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं कि हाँ भैया आप कराओ, सही रहेगा। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों का एक सेट बना दिया हूँ, ठीक है, बट अभी रिकॉर्ड नहीं किया हूँ, कर लूँगा उसका। एक सेट मैंने कंप्लीट कर लिया, कंटेंट मैंने रात को ही बैठ के बनाया था। बाकी आज हम लोग ये लोग देख लेते हैं, ये लास्ट शिफ्ट है, बाकी फिर 5 सेट करा लेंगे, उसके बाद से फिर कंटिन्यू कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वाली शिफ्ट, और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि 5 शर्ट और 7 पतलून की कुल कीमत इतना रुपए है, तथा 3 शर्ट की कीमत 4 पतलून की कीमत के बराबर है। तो 2 शर्ट और 2 पतलून की कुल कीमत क्या है? देखिए इसमें एक लाइन बोल दिया है जो हम लोगों को पकड़ लेनी चाहिए, वो है यहाँ पे 3 शर्ट की कीमत 4 पतलून की कीमत की बराबर है, ठीक है। मान लीजिए कि जो 3 शर्ट है वो 4 पतलून की कीमत के बराबर है, लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 3S यानी शर्ट को हम एस से कर लेते हैं, और बराबर 4P यानी पतलून को हम लोग P यानी पॉइंट कर सकते हैं। तो इसका हम लोग वो लेते हैं रेशियो, अगर मान लो कि ले लेते हैं, तो देखो यहाँ पे एस हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा। तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। P का वैल्यू क्या होगा? 3। कोई एक कोफिशियंट लगा लेते हैं, इसके साथ आसानी रहेगा। ये 4x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 5 शर्ट और 7 पतलून की कुल कीमत इतना है। 5 शर्ट, ठीक है, 5 शर्ट निकालते हैं। शर्ट का वैल्यू कितना दे रखा है? 4। 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, यानी ये हो जाएगा 20x। फिर प्लस यहाँ पे पतलून, 7 पतलून की कुल कीमत दिया है, तो 7 पतलून भी कर लेंगे इसमें ऐड। तो एक पतलून की वैल्यू कितना दे रखा है? 3x, और 7 तो प्लस में हो जाएगा 21x। और इसका वैल्यू कितना दे रखा है हमें? 6150। 6150 हो गया। अब इसका निकाल लेते हैं। 20 और 21 कितना होता है? 41x बराबर में होता है, ये दे दिया 6150, 41 से काट देते हैं। 41 से एक बार में कटेगा 20 यानी 205, 41 बचे 205 यानी 150 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 150, ठीक है, ये x का वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, ताकि एक शर्ट और एक पतलून का कीमत आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 150 है, 4 में यहाँ पर 150 रखेंगे, 4 को 150 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, यानी एक शर्ट का कीमत 600 आ जाएगा। और एक पतलून का कितना हो जाएगा? 15 या 45, ठीक है, यानी 450 हो जाएगा एक पतलून का कीमत। लेकिन ये थोड़ी पूछा है कि एक पतलून और एक शर्ट, पूछा क्या है वो दिखाऊं क्या पूछा है? तो देखिए वहां पे ये पूछा है कि 2 शर्ट और 2 पतलून की कुल कीमत क्या है। 2 शर्ट का पूछा है, तो हम यहाँ पर निकाल देते हैं। सीधी सी बात है, एकदम ईजी है, इसमें कुछ तो करना ही नहीं है। देखिए एक शर्ट का मान 600 है, तो 2 शर्ट का कितना हो जाएगा? 600 इंटू में 2 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर एक पतलून का कीमत 450, और 2 का निकालना है तो 450 इंटू 2, तो 600 को 2 में गुणा करेंगे 1200, और प्लस में ये 900, 12 और 9 कितना होता है? 2100। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये इजी सवाल था, बस इसको थोड़ा समझना था, और जैसे जैसे सवाल में बोला है वैसे वैसे इसको करते हुए निकल जाना था, आ जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ चीज़ें सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। भूलना नहीं है लाइक करना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आशीष का वेतन 11,000 प्रति माह है। आशीष भैया इनका वेतन 11,000 रुपये महीने का मिल रहा है, और वह 4,000 रुपये घर के किराए पर और 1500 बिलों पर खर्च कर देते हैं। 4,000 रुपये घर का किराया दे देते हैं, और बिजली बिल का वो 1500 रुपये दे देते हैं, और बाकी रकम उसकी मासिक बचत है, और जो बचता है उनका मासिक सेविंग हो जाता है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात करें यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत
जन्मदिन मनाने में खर्च करते हैं। देखिए ऐसे सवाल हर शिफ्ट में आ रहा है, ऑलरेडी हम लोग शायद 7-8 शिफ्ट करा दिए हैं, जिसमें से पिछले 4 से 5 शिफ्ट में ऐसे सवाल आ रहे हैं और बहुत ईजी है, कुछ था नहीं। सबसे पहले जैसे जैसे बोला है मैं वहाँ पे लिख के बता देता हूँ, समझ में आएगा। उनका वेतन कितना है? 11,000। यहाँ पर हम 11,000 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 11,000 उनका वेतन हो गया। और उन्होंने खर्च जो इनका एक्सपेंस क्या है, पहले 4,000 खर्च करते हैं, फिर 1,500 खर्च करते हैं। टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 5500। तो 55 से एक्सपेंस हो गया, तो ये देखो पूरा जो इनका है वेतन में से 5500 माइनस करेंगे तो इनका क्या आ जाएगा? सेविंग। सेविंग कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए 5500 में फिर 45 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5500 से सीधे से 11,000 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5500। इनका क्या हो गया? इनका सेविंग। बट एक लाइन इन्होंने बोल दिया है कि ये महीने का इनको बचत करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए महीने का बचत करते हैं 5500 रुपये, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे इन्होंने बोला है क्या कि एक साल में उसकी बचत, एक साल में उसकी बचत अगर मान लीजिए 1 साल का निकालना होता है, तो सीधा हम यहाँ पे 12 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि महीने का 5500 बचाते रहे और 1 साल का 12 से गुणा कर देंगे। लेकिन ये नहीं बोला है ना कि हमें 1 साल का निकालना है, उन्होंने एक लाइन बोल दिया जो घुमा दिया है। यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी, यानी मान लीजिए कि क्या जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है, ठीक है, साल में अपना जो मंथली आता है, उसमें एक ऐसा मंथ है जिनका उस भाई साहब का उस मंथ में उनका जन्मदिन पड़ता है। अब भाई साहब जन्मदिन पड़ता है, जन्मदिन है, दोस्तों को पार्टी देना होता है भाई, कि आज तो पार्टी दोगे ही नहीं भाई, क्योंकि देना होता है, जब अगर पार्टी दोगे तो सीधी सी बात है कि पैसे लगेंगे ही। तो वो क्या करते हैं, जो उनका महीने का 5500 रुपये सेविंग है ना, जन्मदिन में उड़ा देते हैं, ले पूरा एकदम बढ़िया से अपना जाते हैं और माहौल सेट कर देते हैं। तो 1 महीना का तो उड़ा दिए, और बच्चा 12 महीने से 1 महीना उड़ा दिए, तो कितना महीना बचा? 11 महीना। तो कितना सेविंग होगा 11 महीना में? यही गुणा कर देंगे, डबल जीरो ये हो जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा, 5 10 और फिर 5 1 6, यानी 60,500 रुपये यहाँ बचेगा। 60,500 क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो ये सवाल था, सवाल में कुछ था ही नहीं, बस हम ऐसे ऐसे पढ़ के आप लोगों को बता रहे थे कि समझ में आए, नहीं तो कुछ करना ही नहीं था। डायरेक्ट यहाँ पे बोला था कि ये महीने में तो 1 महीने का खर्च ही कर देता है बच्चा, 11 महीने का निकालना है, टोटल सेविंग डायरेक्ट ऐसे ही मुंह जबानी, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होगी कि 11,000 में से हम 5500 घटा देंगे, 5500 बचेगा, 55 इंटू 11 कर देंगे, 60,500 आ जाएगा बस। बट मेरा काम ही है पढ़ाना, बताना, कि ताकि आप लोगों को समझ में आए, हाँ कि भैया ने ऐसे बताया, ताकि आप लोग ये चीज़ें बाद में इंप्लीमेंट ना करो लिख लिख के, आप खुद से सोचो जब भी इस रिलेटेड क्वेश्चन आता है या पेपर में से क्वेश्चन आए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? समचतुर्भुज के विकर्णों के गुणधर्मों के संबंध में सही कथन का चयन करिए। पहले समचतुर्भुज क्या होता है? रोम्बस। तो यहाँ पर हम रोम्बस बना देते हैं और 2-3 चीज आप लोगों को समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर रोम्बस ले लेते हैं हम, ऐसे बना देते हैं रोम्बस, ठीक है, ये अपना रोम्बस हो गया। सबसे पहले ये होता है, 2-3 चीजें समझ में आना चाहिए कि रोम्बस का जो चारों साइड होता है ये बराबर होता है। चारों साइड क्या होता है? बराबर होता है। और यहाँ पर देखिए, अगर रोम्बस में से अगर ये चीज़ अगर यहाँ पर निकालते हैं, जैसे ये हम लगा देते हैं, ये कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखेगा अच्छी तरह से। ये हो गया, हम क्या करें, इसका विकर्ण डायमीटर खींच दिए, ठीक है। फिर यहाँ से भी एक खींच दिए, हट जाओ भाई, खत्म होते हैं इसको। फिर यहाँ से भी देखिए एक खींच देते हैं, ये इसका डायमीटर हो गया, इसका डायमीटर हो गया, ये बराबर है, यहाँ पे मिला है, ये डायमीटर हो गया। देखिए इसका जो होता है ना, जो इसका एंगल होता है वो तो बराबर होता है, क्योंकि 90 डिग्री का होता है, ये आपस में इधर बराबर हो जाएगा, ये इधर बराबर हो जाएगा। देखो जैसे ये वाला एंगल जो हो जाता है ये बराबर हो जाता है सारे का, लेकिन इसमें ये सीन हो जाता है, जानते हो क्या होता है? जो इसका डायमीटर होता है ना, D1 इजकल टू जो D2 होता है ना, ये आपस में क्या होता है, डायगोनल, जिसको ये बराबर नहीं होता है, डायगोनल को हम जिसको विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल ये वाला वैल्यू जो ये वाला होता है लाइनिंग, ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये देखो ये समकोण बनाते हैं, जो समकोण प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी ये 90 डिग्री के एंगल पर कट करते हैं, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल यहाँ पर भी, जो हम एंगल यहाँ बनाए, जो यहाँ बनेगा 90 डिग्री एंगल पर कट करते हैं, लेकिन जो इनका ये होता है ना डायमीटर, जिसको हम लोग ये बोलते हैं विकर्ण, ये बराबर नहीं होते, समझ रहे हो? तो सीधी सी बात है, 2-3 चीज ऑलरेडी समझ कि इसका साइड बराबर होता है। अब पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या है, कि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, सीधी सी बात है, अभी बोला नहीं होते हैं, यानी यही आंसर हो जाएगा अपना। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि बोला समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, कहाँ बराबर होते हैं? खत्म। यहाँ पे भी बोला समचतुर्भुज के बराबर, ये भी खत्म, यहाँ भी बराबर, खत्म। बस एक ही लाइन ये वाला समझना है कि उसका विकर्ण क्या होता है, बराबर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आ जाएगा, बाकी तो पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे बराबर दे रखा है, इधर क्या दे रखा है, क्या जरूरत है हमें, क्योंकि एक ही चीजें पढ़ने से आंसर आ जा रहा है, तो नेक्स्ट पे ध्यान ही नहीं देना हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 38 से विभाज्य है? 38 से विभाज्य है। 38 का जैसे मान लीजिए हम फैक्टर करते हैं, 38 का फैक्टर करेंगे क्या होगा, 2 × 19, ठीक है। तो यानी जो भी संख्या होगा 2 से भी कटेगा और 19 से भी कटेगा।
अगर 2 से कटने के लिए क्या होता है कि कोई भी संख्या का पीछे से अंतिम डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। और इवन में देखिए यहाँ पे इवन है, ये 2 से कट सकता है, ये भी इवन है, ये भी कट सकता है। यहाँ पे 3 क्या है, इवन लग रहा है आपको, नहीं नहीं कटेगा। 5 इवन लग रहा है, नहीं तो नहीं। 2 तो ऑप्शन खत्म हो गए 2 के हिसाब से। अब बच्चा क्या, हम देख लेते हैं 2 ऑप्शन में 19 के मल्टीपल देख लेते हैं कि 19 से कौन सा वैल्यू कट रहा है। 19 से काटो तो 19 से कम 19, यहाँ पे बचेगा 7 72। 19 के बड़ा में 72 आता है, नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ये भी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डायरेक्ट। ये काट लो 19 से, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, तो डायरेक्ट बच जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ जरूरत नहीं, वो भी 38 से भी कट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श रेखा, जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। पहले तो हम 2 वृत्त बना देते हैं। देखिए यहाँ पे एक बड़े वृत्त हो गया, ठीक है, यहाँ पे बड़े वृत्त हो गया। अब हम यहाँ पे एक और छोटे वृत्त बना देते हैं, इसी में बना लेते हैं हम। ठीक है, इसको हम सेटअप कर देते हैं ऐसे। ये छोटे वृत्त हो गया, 2 वृत्त हो गया। अब कह रहा है क्या, और ये एक लाइन पढ़ना है आप लोगों को, जो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। कौन सी स्पर्श रेखा है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है। छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कौन है दिखाए, देखिए ये स्पर्श रेखा है। यहाँ पे देखिए ये वाला है, ये स्पर्श रेखा। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको हम बनाएं, थोड़ा कोऑपरेट करना भाई। ठीक है, चलो ये स्पर्श रेखा, ये देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं, थोड़ा डायग्राम बनाने में इशू हो रहा है। ये वाला छोटे वृत्त का जो स्पर्श रेखा है, ये जो ये बड़े वृत्त का क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। ठीक है, जो बड़े वृत्त का जीवा हो जाएगा। अब जैसे जैसे बोला है यहाँ पे, मान लीजिए बिंदु को यू है, वो ले लेते हैं बिंदु। आय कह रहा है जैसे जैसे बोल रहा है कि दो संख्या, जैसे छोटे वाला का त्रिज्या कितना है 10 है, तो ये वाला का त्रिज्या कितना हो जाएगा 10। और आय कह रहा है बड़े वाला कितना है, ये वाला क्या हो जाएगा 26, इसका रेडियस 26 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बनता है क्या, जब भी अगर बीच से ये वाला एंगल, ये वाला 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, दोनों पास से 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ पे ट्रिपलेट लग जाएगा। देखो ये 10 है, ये 26 है, तो ये ट्रिपलेट आप पढ़े होगे 5 12 13। अब ट्रिपलेट क्या होता है कि दोनों ये छोटी संख्याओं का स्क्वायर का योग बड़ी संख्या के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। तो 5 12 13, तो इसी का मल्टीपल है कहीं, तो देखो 10 24 26। क्योंकि देखो जो भी इस जो ये 5 12 13 है ना, इसमें किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे ट्रिपलेट बन जाएगा। जैसे मान लो इसमें हम 5 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 25 12 25 60 और 65, तो 25 60 65 वो भी ट्रिपलेट बन जाएगा। जो ये ट्रिपलेट हो उसका मल्टीपल भी ट्रिपलेट बन जाता है। तो यहाँ पे 10 दे ही रखा है और 26 दे रखा है, तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वाला वैल्यू अपना कितना हो जाएगा 24। ये वाला वैल्यू 24 दे रखा है, तो देखो ये वाला इधर भी 24 से रहा, तो ये भी 24 हो जाएगा। अब यही तो पूछा है कि जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की लंबाई, तो ये 24 ये 24, यानी दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48। यही तो पूछा है ऑप्शन नंबर सी, 48 हो जाए। तो बहुत ईजी था, कुछ इसमें था नहीं, कुछ थोड़ा सा भी इसमें दम नहीं था कि इसमें समझना था कि क्योंकि दोनों वृत्त दे रखा था, छोटे वाला वृत्त का से स्पर्श करते हुए बड़ी वृत्त का जीवा जा रहा था, और उसी का हमें लंबाई पूछा था, जो हम निकाल लिए ट्रिपलेट के हिसाब से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है तथा उनके लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल इतना है। तो उनके लघुत्तम महत्तम का क्या व्युत्क्रम बताना है। ये बार बार एक ही सवाल रिपीट होता आ रहा है, बस खाली वैल्यू चेंज हो जा रहा है। क्योंकि मालूम है आप लोगों की दो संख्याओं का प्रोडक्ट इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। यहाँ पे रेशियो में दे रखा है तो हम कोफिशिएंट लगा लेते हैं, यानी ये 3x हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा 16x, इक्वल टू में ये होगा दो संख्याओं का प्रोडक्ट, और एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 432। अब काट देते हैं इसको। अब देखिए 16 48 एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 432। अब देखो 48 से अगर काटते हैं तो 8 3 24, 8 नहीं, इसके बाद मान लो 8 8 चौका 32, फिर 4 चौका 16। पहले 8 से काट देते हैं, 8 छक्के 48, फिर इसको काटते हैं अगर हम 8 से, तो 8 5 40, 3, फिर 3 आ जाएगा यहाँ पे, फिर आ जाएगा 8 चौका 32, फिर 6 से काट दो 9 बार में, 6 से काट दो 9 बार में, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब देखो यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ ले लेते हैं। एलसीएम इन्होंने कितना दे रखा है अपना, यहाँ दो संख्याओं का, जब मान लो इसका 3 पहले 3x ले लेते हैं, तो 3 3 का 9 हो गया, फिर और वहाँ पर कितना 16 3 48, यानी दो संख्या हमारा कितना हो गया 9 और 48। अब इनका दोनों लोगों का एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम निकालना है, तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो अगर एलसीएम हम निकालते हैं तो एलसीएम कितना होगा 9 और 48 का एलसीएम, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है। ठीक है, तो 16 3 48, यानी 48 में हम 3 से डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, तो 4 3 12 120, 8 3 का 24, 120 24 कितना होता है 144, एलसीएम 144 हो जाएगा। और एचसीएफ क्या है, अभी हमने 3 कमा ले लिया है, तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा
3। अब इसी का व्युत्क्रम निकाल देना है हमें। अब इसी का व्युत्क्रम कैसे निकलेगा? अब हो जाएगा 144 प्लस 1 में क्या हो जाएगा 3। अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 144 144 144 ऊपर हो जाएगा 1 और 3 से इसको काट दो, 3 चौका 12 3/24 यानी आ जाएगा कितना 49/144। कहाँ है 49/144? तो ऑप्शन नंबर डी। ये तो रहा पूरा बेसिक से कि मैंने पूरा निकाला, पहले दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके फिर दो संख्याओं का इन्होंने एलसीएम का और एचसीएफ का प्रोडक्ट दे रखा है वैसे निकाला। बट इसमें एक चीज़ें थी आप लोगों को जो नोटिस करने वाली चीज़ें थी, और वो नोटिस करने वाली चीज़ें क्या थी तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए नोटिस करने वाली चीज़ें यहाँ पर दे दिया है इन्होंने, का अनुपात दे दिया है। जैसे अनुपात 3 और 16 दे रखा है, 3 और 16 दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात जो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात के बराबर होगा। तो जो भी वैल्यू नीचे होगा ना वो 3 और 16 का मल्टीपल होगा। 3 और 16 यानी 48 का मल्टीपल होगा, सीधी सी बात है। तो 48 का मल्टीपल यानी 3 से पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 1 6 और 1 7 3 से कटता है नहीं कटता है। यहाँ पे देखो 5 4 9 1 10 3 से कटता है नहीं कटता है। 9 5 14 1 15 ये कटता है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। बट ये भी देखो 48 में क्या आता है 2 भी आता है। तो क्या 2 से कटता है नीचे वाला वैल्यू? क्योंकि यहाँ पे क्या है ऑड है, और 2 से कटता ही नहीं, तो ऐसे ही खत्म। तो ऑप्शन नंबर डी। तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये बनाने की झंझट ही नहीं है कि इतना हम सोल्यूशन करें फिर निकालें, और डायरेक्ट अपना यहाँ पे मल्टीपल के फैक्टर्स हम निकाल देंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बता सकते हैं। और एक और मल्टीपल फैक्टर होगा, ये 432 है ना, तो जो भी ऑप्शन होगा ना ये 432 का ही फैक्टर होगा कोई। जैसे मान लीजिए जो ऑप्शन 144 है तो 144 432 को काटेगा, और नहीं विश्वास है देखो काटेगा एकदम 400। इसमें देखो इसमें 9 से गुणा करो कितना हो जाएगा 144, इसमें 3 से गुणा कर दो, देखो 3 चौका 12 और फिर 4 42 और 43, 3 से काट रहा है। तो सीधी सी बात है कि मल्टीप्लाई फैक्टर से ही बना सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा दम नहीं था क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 ये कह रहा है क्या कि एक वाटर गीजर का खुदरा मूल्य इतना है, यदि निर्माता को 5% थोक विक्रेता को 10% और खुदरा विक्रेता को 15% लाभ होता है तो वाटर गीजर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 2 दशमलव। देखो जब भी अगर ऐसा सवाल आता है ना, देखो ये वाला पूछ देता है तो माहौल चेंज हो जाता है कि 2 दशमलव स्थान पर पूर्णांक नोट करें। नोट ये निर्माता थोक विक्रेता को बेचता है, फिर थोक विक्रेता खुदरा को बेचता है और खुदरा विक्रेता ग्राहक को बेचता है। देखो पहले तो इसको हम लोग डायरेक्ट पहले सीरीज मेथड वाला बनेगा लगेगा, लेकिन इसमें है ना कैलकुलेशन बहुत हाई लेवल का होता है। जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आता है और 2 दशमलव तक पूछता है, अगर मान लो वैल्यू कटता नहीं है तो सबसे पहले भाई एग्जाम में इसको एक्सिप कर दो। क्या कर दो? स्किप कर दो। कि अगर आपके पास अगर टाइम नहीं है, अगर सोच रहे हो कि स्टार्टिंग में हम एक मतलब फ्लो में पहले फ्लो में सॉल्यूशन कर रहे हैं तो स्किप कर दो, नहीं तो इसमें फंसोगे तो फिर फंसते रह जाओगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है कि ज़्यादा दिमाग लगाओ, बस है क्या कैलकुलेशन। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो लड़ो, अगर नहीं फास्ट है तो स्किप कर दो, सेकंड राउंड में आओ तो फिर अटेम्प्ट करो। देखो मैं इसको बनाता हूँ। इसमें बोला क्या है, हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। एट मान लीजिए हमको क्रय मूल्य को एक्स मानता हूँ। अब उसमें क्या कह रहा है कि 5% थोक विक्रेता को बेचता है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? अगर 5% का फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाले तो ये परसेंटेज हट जाएगा, तो 5 यहाँ पे 5% है समझो, फ्रैक्शन आ जाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना 1/20। यानी कोई चीज़ 20 है तो 21 में जा रही है। तो डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 है 105 में जा रही है, बट मैंने फ्रैक्शन निकाल दिया ताकि आप लोगों को इशू नहीं हो। यानी कि कोई चीज़ 20 है तो 21 में जा रही है, 20 है 21 में जा रही है। और दूसरे में क्या हो रहा है 10% का बेच रहा है, यानी कोई चीज़ मान लो 10 के है तो 11 में जा रही है। और फिर उसके बाद से 15% का लाभ होता है, यानी 15 के फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, यानी कोई चीज़ 20 है तो 23 में जा रही है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, ये 23 में जा रही है। बस अब इसी का टोटल का यहाँ पे वैल्यू कितना दे रखा है, आया कितना 11,300, 11,300। अब देखो यहाँ पे ना 11 से कटेगा, ना 21 से कटेगा, ना 23 से कटेगा, तो सीधी सी बात है मल्टीप्लाई जाएगा, और मल्टीप्लाई बढ़िया हाई लेवल का जाएगा। तो करें मल्टीप्लाई करते हैं भाई। देखो सबसे पहले इसको ले लेते हैं, क्या इसको गुणा कर लेते हैं पहले। 11,300 गुणे में हो जाएगा कितना 20 20 400 यानी 4,000 हो जाएगा ये, और बट्टे में आ जाएगा कितना 21 × 11। कर लेते हैं गुणा। पहले मान लो कि हम 23 से गुणा कर लेते हैं, 21 में 23 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 21 या 63 हाथ में 6, फिर 21 दूना 42 और 6 48 है, बट्टे गुणे 11, और एक्स का मान है एक्स इक्वल टू हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो उसको ऊपर वाला गुणा कर लेते हैं। ऊपर वाले गुणा करने के लिए कितना, पहले 2 को जीरो यहाँ पे, 3 को जीरो यानी 5 जीरो हो जाएगा। 3 को यहाँ पे आ गया, ये देखो 5 जीरो हो गया, और फिर 13 चौका 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1, 11 चौका 44 और 1 45, 452। और नीचे कितना हो जाएगा 11 का मल्टीप्लाई करना, क्या एक एक करके ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पे मान लो 3 हो गया, 8 और 3 11 का 1 हाथ में 1, 8 4 12 और 1 13, और फिर 1 4 और 1 5, ये देखो आ गया कितना 53 13 एक्स का वैल्यू। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं इसको भाग करने जाऊंगा, जब यहाँ पे देखोगे ना तो सारे देखो, यहाँ पे देखो 9500 10,000 फिर 6,000, यहाँ पे फिर 8500, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा दूर दूर है तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट।
अप्रोक्सीमेट करके 1 सेकंड में यहाँ से आंसर आ जाएगा, बस थोड़ी सी चीजें समझनी वाली है। और वो कैसे समझोगे, क्वेश्चन बनाओगे। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 43 313, अगर मैं 10 बार लेके जाता हूँ तो 43 130 हो जाएगा, 43 130। अगर यहाँ पे मैं अगर 10 बार अगर करता हूँ तो देखो, अगर मान लो यहाँ पे 45 200 है, समझो 45 200 है, 10 से गुणा कर रहा हूँ तो कितना हो रहा है 53 130, सॉरी 43 बोल रहा था मैं, 53 130। अगर 10 से गुणा करूंगा 53 130, यहाँ पे कितना है 45 200, यानी सीधी सी बात है कि 10 बार में नहीं जाएगा, क्योंकि ये कम है, ये वैल्यू कितना हो जा रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो 10 बार में तो जाएगा नहीं। तो 10 बार वाला ऑप्शन किधर है, ये। तो सीधी सी बात ये वाला खत्म हो गया। अब बचा 9, तो मैं एक बार 9 का मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, इसमें 9 से गुणा कर लेता हूँ। अगर मान लो इसमें 9 से गुणा करता हूँ तो 9 3 कितना होता है, 9 3 27, हाथ में कितना बचता है 2, तो 9 1 9 और 2 11, हाथ में 1 9 3 27 और 1 28, हाथ में 2 9 5 45 और 2 47, ये भी ज्यादा हो गया 47 870। यहाँ पे कितना है 45 20, समझो यहाँ पे कितना है 47 870, यहाँ 45 200 है, तो 9 से भी नहीं जाएगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म। और बचा 8 से, तो 8 से कर लेते हैं भाई, 8 से कर लेते हैं। अगर 8 से हम करते हैं तो 8 3 24, हाथ में 2 8 1 8 और 2 10, हाथ में 1 8 3 24 और 1 25, हाथ में 2 8 5 40 और 2 42, ये चला गया 42 504, यानी 42 यहाँ पे 45 200 यानी 42 504, यानी 8, क्योंकि 6 से तो बहुत छोटा हो जाएगा, 8 से जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी करने की जरूरत ही नहीं, जो भी होगा 8 से ही जाएगा। तो ये है अप्रोक्सीमेट, क्योंकि भाई देखो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो क्या हो सकता है कि हम इसका सक्सेसिव निकाल लेंगे तीनों का, फिर सक्सेसिव निकाल के जो टोटल वैल्यू आ जाएगा सक्सेसिव निकाल के फिर 100 में ऐड करेंगे, और जो सक्सेसिव है 100, यानी टोटल मान लो एक्स वाई जेड, मान लो हमारा 30% सक्सेसिव है निकल के, और उसमें 100 जोड़ देंगे 130, उसका करेंगे 130 का मान इतना दे दिया है, फिर 100 का मान निकालेंगे, तो ऐसे सक्सेसिव से निकाल सकते हैं। बट लेकिन सक्सेसिव निकालने में भी आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसमें 3 को सक्सेसिव निकालना है, ठीक है, तो उसमें लंबा टाइम लगेगा। और ऐसे ही बनाना है तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और यहाँ पे आके पूरा काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑप्शन से जो दूर दूर दे रखा है, और दूर दूर दे रखा है तो हम अप्रोक्सीमेट लगा के बना सकते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया ताकि ये चीजें समझ में आएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जो इसीलिए मैं इतना स्लो स्लो से पढ़ा रहा हूँ, चीज़ों को कोई दिक्कत नहीं, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मैं इतना टाइम ले रहा हूँ क्वेश्चन में, बनाने को तो जल्दी बन जाएगा, बट लेकिन मेन जरूरी क्या है, आप लोगों को समझाना, ताकि अगर आप लोग समझ गए एक बार में तो फिर ईजी वे में आप बना लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 8 नंबर क्या कह रहा है। 8 नंबर ये कह रहा है कि 1680 की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 21 हो जाती है। सीधी सी बात है, निकालना क्या समय, यानी टाइम निकालना है, टाइम डायरेक्ट निकाल देंगे। इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, कितना इनका ब्याज कितना मिला है। 1680 में 21, यानी 1680 में 20 जोड़ देंगे 1700 और 400, यानी 420 रुपये ब्याज मिला हमें। ब्याज कितने किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे, यानी 1680, ठीक है, इंटू में कितना 100। अब कितना परसेंट, कितना परसेंट दिया है 4%, बस। अब ये कुछ कुछ करना ही नहीं है, बस यार इसको कैलकुलेट कर देंगे, इसको काटेंगे, आंसर आ जाएगा अपना। देखो यहाँ पे देखते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, 42 से इससे काट देंगे, 42 अगर इसको काटते हैं 4 बार में खत्म हो जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। इसको 4 को काट दो 25 बार में, अब आ जाएगा ये 4 छके 24, एक पॉइंट आ जाएगा 10, 4 दूना 8, फिर 2 4 5 20, यानी 6.25 साल लग जाएंगे। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। इजी सवाल था, इसमें कुछ था ही नहीं, डायरेक्ट टाइम निकालना था, अगर टाइम पूछा है तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। बाकी आपको तो फॉर्मूला मालूम है, ऐसा इक्वल टू होता है PRT/100, वहां से भी आप निकाल सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर सकती है। 2 पुरुष और 9 महिलाएं, 2 पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं। शेष काम को 9 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं की आवश्यकता होगी, वोमेन का पूछा है। सबसे पहले यहाँ पे या दिया है, या दिया है तो समझ में आना चाहिए कि 2 पुरुष बराबर क्या है 9 महिलाएं हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 मेन बराबर 9 वोमेन। अगर वहीं पर प्लस होता है तो ऐड हो जाता है, तो यहाँ मतलब और बोला है, यानी 2 पुरुष और 9 महिलाएं, तो ऐसे लिख सकते हैं कि 2 मेल प्लस 9 वोमेन। अगर क्या दिया है और दिया है, बट यहाँ पर दिया है क्या या, अगर या दिया है तो फिर बराबर में होता है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी की रेशियो आ जाएगा क्या, मेन और वोमेन का, तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं एम और वोमेन का। तो मेन का कितना हो जाएगा 9, वोमेन का क्या हो जाएगा 2, बस। अब क्या करेंगे, इसका टोटल वर्क निकालेंगे, क्योंकि टोटल वर्क ही तो निकालेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे तो फिर जितना पुरुष काम किए, पुरुष टोटल वर्क में से पुरुष का निकाल लेंगे, और जो बचेगा महिलाएं से करा देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितनी महिलाओं की जरूरत होगी, सीधी सी बात है। बट यहाँ पे इन्होंने बोला है क्या, देखिए ये कह रहा है क्या कि 2 पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं। 2 पुरुष 9 दिन तक काम करते हैं। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। अगर मान लो टोटल वर्क निकालते हैं तो टोटल वर्क मान लो किसी का वैल्यू रख के निकाल सकते हैं टोटल वर्क। यहाँ पर टोटल वर्क निकाल देते हैं। टोटल वर्क में मान लो मेन के निकालता हूँ, ठीक है, तो मेन मान लो यहाँ पर 2 मेन है, और मेन का एफिशिएंसी कितना है 9, यानी 9 कितने दिन तक काम करना है 14 दिन तक, यानी 14 दिन तक, ये हमारा टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए टोटल वर्क आ गया,
बराबर पे। इसको पहले हम छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी होगा समझाने में। ये हो गया अपना, और इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये हो गया अपना टोटल वर्क। अब आगे कह रहा है क्या कि दो पुरुष 9 दिन तक काम करते हैं। दो पुरुष 9 दिन तक काम करते हैं। कितने पुरुष हैं? दो पुरुष हैं। पुरुष का एफिशिएंसी कितना है? 9। कितने दिन तक काम करते हैं? 9 दिन तक काम करते हैं। अब क्या करते हैं भाई साहब, यहाँ पे बोला है ना कि काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं? 9 दिन तक काम करते हैं। दो पुरुष 9 दिन तक काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं। काम छोड़ देते हैं तो काम वो कौन करेगा? अब महिलाएं करती हैं भाई, क्योंकि पुरुष भाई साहब ने तो निकल लिया अपना, तो अब महिलाएं काम करती है। शेष काम 9 दिनों में। ठीक है, तो प्लस शेष काम मान लीजिए, शेष काम 9 दिन में कितने महिलाएं लेंगे। लेट मान लो मैंने X महिलाएं ले लिया, कितने काम कितने दिनों में? 9 दिन में। और महिलाएं का एफिशिएंसी कितना है? यहाँ पे है कितना? 2। यानी 2 महिलाएं की एफिशिएंसी। बस अब निकाल लेंगे X ये महिलाएं की संख्या है कि कितने महिलाएं लगेंगी। अब यहाँ पे काट दो, देखो यहाँ पे 2 और 9 यहाँ से कट जाएगा, 2 और 9 यहाँ से, 2 और 9 खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ बराबर है प्लस में से, तो मान लो हम लोग कॉमन ले लिया, कॉमन लेके काट दिया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बचा कितना? 14। बराबर में कितना बचेगा? यहाँ पे 9 प्लस में x, तो x का वैल्यू निकाल देंगे तो 14 में से 9 हो गया यानी 5। कितने महिलाएं की जरूरत होगी? 5। ऑप्शन नंबर बी। तो ये सवाल था, समझना था, क्योंकि इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं कि टोटल वर्क कैसे निकालें, क्या किसका वैल्यू कौन सा होगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया कि जब भी या पूछा है तो उसको बराबर कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है क्या, अपनी सामान्य चाल का 2/5 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय से 48 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः कितना समय लगेगा। यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि घर से कार्यालय जा रहा है, कार्यालय से घर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है हमारा? डी जो है क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। जब भी डी कांस्टेंट होता है ना क्या, तो मान लो जैसे स्पीड का रेशियो होता है ना, वो इन्वर्स हो जाता है किसका? टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या होता है? स्पीड का रेशियो से इन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पर चाल दे रखा है, स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है? मान लीजिए 5 हो गया, ये 2 था स्पीड का रेशियो। फिर टाइम का रेशियो क्या होगा? 2 और 5 हो जाएगा। अब इन्हीं का तो डिफरेंस दे रखा है। यहाँ पे बोला है कि अपने कार्यालय में 48 मिनट की देरी से पहुंचता है, 48 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो यहाँ पर रेशियो में देखें कितना मिनट का ले रहा है टाइम? 3 टाइम ले रहा है। और यहाँ पर टाइमिंग कितना? 48 मिनट। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16। और पूछा क्या है उसने? तो ये पूछा है, यहाँ पर पूछा है, वो भी निकाल देते हैं। तो अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने उससे सामान्यतः कितना समय लगेगा। मतलब सामान्यतः मतलब ये पूछता, और अब का पूछता तो ये 5 का निकालता। सामान्यतः यानी 2 का मान निकालना है, तो 2 का निकाल लेंगे। तो 2 का निकाल लेंगे इंटू 16 कर देंगे, यानी कितना? 32 मिनट लगेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर सी। तो ये सवाल था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, कलम भी उठाने की जरूरत नहीं थी। पढ़ना था क्वेश्चन की 5 से 2 फिर चेंज हो जाएगा, 2 से फिर 2 से 5, 3 का वैल्यू दे ही रखा था 48, 1 का वैल्यू 16, तो 2 का वैल्यू 32। तो इजी सवाल था, कुछ था नहीं, थोड़ा सा भी दम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है एक दुकानदार ने अपने सामान पर लागत मूल्य से 1% अधिक अंकित मूल्य किया तथा उसे 16% की छूट पर बेचा। यदि उसे 68% का लाभ हुआ तो एक्स का मान ज्ञात करें। सीधी सी बात है, हमें a प्लस बी इंटू फिर प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 सक्सेसिव लगा देंगे। दोनों से मैं रेशियो से बता दूंगा, सक्सेसिव से बता दूंगा। जो आपको बेस्ट अप्रोच लगेगा उसको हमेशा याद रखिएगा अपने माइंड में। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर क्या कर रहा है, 100 रुपये अधिक अंकित कर रहा है। 100 रुपये प्लस में ले लेते हैं, फिर उस पर 16% का छूट दे रखा है, -16। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे हमेशा माइनस आता है। फिर यहाँ पे a इंटू बी यानी 16 x हो जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा? 100। और रिजल्ट आता है अपना या तो प्रॉफिट या तो लॉस परसेंटेज। बट यहाँ पे इन्होंने दे ही रखा है भाई साहब, तो हमें रिजल्ट की जरूरत नहीं। यदि 68% का लाभ हुआ, यानी इनका लाभ कितना का हो रहा है? 68% का, तो लिख दो यहाँ पे 68%। सीधी सी बात अब कर लेते हैं। यहाँ पे 100 में 1 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 100x माइनस 1600, माइनस में कितना हो जाएगा? 16x, और बराबर में 100 इधर आके कितना हो जाएगा? 6800। अभी देखो 100 में से 16x घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 84x। 6800 इधर आके 1600 ऐड करोगे तो 8400 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 100। यानी x का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 100। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। ये सक्सेसिव से। कुछ बच्चे कहेंगे चलो सक्सेसिव थोड़ा लेंदी रह रहा है, क्वेश्चन लग रहा है, बट मैं एक और मेथड बता देता हूँ। उस मेथड का नाम क्या है? रेशियो मेथड। चलो मैं रेशियो मेथड ही बता के दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले इसको चेंज कर लेता हूँ, रेशियो मेथड में बताता हूँ। ठीक है आप लोगों को, मान लो कुछ भी चीज है, मान लो कि यहाँ पे है एक्स है, और मान लो अंकित कर दिया वाई पे, मतलब समझो कि x% अधिक अंकित करता है, x किस समान y पे अंकित करता है, समझ लो।
फिर उसके बाद से क्या कर रहा है, छूट दे रखा है, यानी 16% का छूट दे रहा है। 100 का सामान पर 16 पर छूट दे रहा है, यानी 84 पर दे रहा है। और जो भी इन लोगों का मल्टीप्लाई होता है ना, वो आता है इन लोग यहाँ पे क्या, प्रॉफिट परसेंटेज, कि कितना परसेंट का उनका प्रॉफिट हुआ। तो 68% का प्रॉफिट, यानी 100 का सामान कितना में जाएगा, 168 में। बस अब कुछ नहीं करना। अगर मान लो ये पहली वाली का मान निकालना है, 100 वाले का मान निकालना है, तो ये जो 100 है ना, ये नीचे आकर डिवाइड में हो जाता है, नीचे आकर डिवाइड में हो जाए। ये भी 84 इधर आके क्या होता है, डिवाइड में आ जाता है। तो मान लो अगर 100 को यहाँ पर डिवाइड 100 से करते हो, तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे अगर मान लो कि 84 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यही निकालना है कि एक के समान अगर मान लो 2 में बेच रहा है, तो कितने पर एक्स का मान मैंने कितना अधिक अंकित करेगा, वही तो पूछा है। तो मान लो एक का चीज अगर कितना में जा रहा है, 1 पे हो रहा है, इंटू में 100, तो बराबर में आ जाएगा 100। तो ऐसे ही बना सकते हो ऑप्शन नंबर डी। तो दोनों मैंने बता दिया, प्रॉफिट ये वाला रेशियो से भी है और उससे सक्सेसिव से, जो आपको अच्छा लगेगा उससे यूज कर सकते हैं। दोनों एकदम शानदार कॉन्सेप्ट है, जो दिमाग में है वो लगाइए। ठीक है भाई साहब, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है तो पढ़ते हैं। एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत इतना रुपए है भाई साहब, उसकी कीमत में 12% की कमी की गई और फिर 20% की वृद्धि की गई, तो इसकी नई कीमत की गई। सीधी सी बात है, कोई कीमत है उसमें पहले क्या कह रखा है कि कमी कर रहा है, फिर वृद्धि कर रखा है। सक्सेसिव लगा दो या पूरा रेशियो लगा दो, और नई कीमत जो नया वाला रेट है उसका कितना होगा। सीधी सी बात है, पहला उनका मूल कीमत कितना है, 8000। 8000 रुपये कितना इन्होंने कर रखा है, उसकी वर्तमान कीमत में 12% की कमी की गई है। मान लो कोई सामान 100 की है, 12% की कमी यानी कितना, 88 में जाएगी। फिर क्या कह रहा है भाई साहब, दिमाग फिर गया, 20% बढ़ा दिया, यानी कोई चीज मान लो 100 की थी 120 कर दिया। बस अब इसी को हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, नई कीमत हमारा आ जाएगा। देखो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। देखो एक चीज यहाँ पे नीचे से कुछ है ही नहीं, सारे मल्टीप्लाई, यानी 88। 88 में क्या आता है, 11 आता है भाई साहब। सारे गुणा करने की जरूरत ही नहीं है हमें, 11 का मल्टीपल लगा देंगे, क्या जाता है हमारा, लगा दो 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल क्या होता है कि यहाँ पर पहले ऑड और ऑड को ऐड करते हैं और इवन को ऐड करते हैं, और दोनों का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 होना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई आ गया उनका डिफरेंस, तो समझो ये 11 से क्या हो, डिविजिबल है, यानी 11 से कट जाएगी। चलो चेक करते हैं। 7 4 11, 8 7 15, 11 और 15 का डिफरेंस आएगा 4, कटेगा ही नहीं, या तो 0 नहीं तो 11 लाना है। 8 यहाँ पे देखो, 8 और 4 12, और 8 4 12, 0 हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। आगे चेक कर लेते हैं। 9 और 8 17, सॉरी 8 और 4 12, 9 और 8 17, 12 और 17 का डिफरेंस 5, खत्म। फिर यहाँ पर 7 और 4 11, और 9 8 17, यानी 6, ये भी खत्म, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कैलकुलेट क्यों करूँ भाई मैं, करने की जरूरत नहीं। जब हमें 88 दिख ही गया तो भाई मेरा एकदम आंख बाहर आ गया कि लो भाई सब 88 दिख गया, चलो 11 देख लेते हैं। 11 देख के लगा दे मल्टीपल, गुणा भी करोगे तो उतना ही आएगा, करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 12 में 8, 12 8 96, फिर इंटू में 88 को हम 11 इंटू 8 कर लेते हैं, गुणा करने में ऐसा नहीं होगा। 8 6 48, 4 9 8 72 और 4 76, इंटू 11 कर लो। 11 करने में संख्याओं को एक एक करके ऐड किया जाता है। 8 8 6 14 हाथ में 1, 7 6 13 और 1 14 हाथ में 1, 7 और 1 8, 84 48, 84 48 दोनों कर दिया भाई। अपना क्या आता है, हमें तो बताना है। बट ये है कि एग्जाम में नहीं करना है कि भाई साहब हम 11 का मल्टीपल आ गया, हमारा आंसर आ गया। नहीं भैया, कैसे आ गया यार 11 का मल्टीपल, क्या पता दूसरा और आ सकता है, फिर यहाँ पे गुणा करने लगेंगे। जब वहां पे करोगे तो फिर नहीं होगा, क्योंकि फिर गुणा करने में अपना जो 5 6 सेकंड जाएगा तो जाएगा ही। फिर वहां पे बाद में चेक करना होगा, तो घर पे आके चेक करना जब आंसर की आ जाएगी तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर 10 है तथा x और y का गुणनफल इतना दे रखा है, तो x के पावर 4 और y के पावर 4 दे ही रखा है। देखो कोई भी संख्या x प्लस वाई में 10 है, और x इंटू वाई यहाँ पे लिख देता हूँ, समझो यहाँ पे x प्लस वाई इजकल टू में 10 दे रखा है, और x और y हमारा कितना दे रखा है, 16। तो यहाँ पे देखो, या तो फॉर्मूला लगाओ, x के पावर 4 प्लस y के पावर 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस में जैसे होता है 2a भी यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, फिर फॉर्मूला लगा कर भाई सब अपना लंका लगा दो जब तक नहीं रहा। लेकिन कोई एक संख्या ऐसे जो बच्चा होगा तेज, जो दिमाग रहा है, कि कोई दो संख्या हम सोचते हैं जिसको हम जोड़ने पर 10 आए और गुणा करने पर क्या है, 16 आए। तो चलो पहले हम इसका करते हैं। अगर मान लो कि हमें तो मालूम है कि कितना आ रहा है, बट फिर भी मैं समझाता हूँ कि कैसे आप सोच सकते हैं। अगर मान लो 16 है, तो 16 का किससे किससे बनता है, 1 और 16, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा। और क्या बन सकता है, 2 और 8, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 16, और ये दोनों को ऐड करो, यहाँ पे 1 और 16 को ऐड करते हो तो कितना होता है, 17, यहाँ पे ऐड करते हो कितना, 10। ले भाई सब मिल गया, कि दोनों को ऐड कर रहा हूँ 10, गुणा कर रहा हूँ 16। नहीं तो 4 4 16 होता है, और 4 4 ऐड कर जोड़ोगे तो कितना, 8 हो जाएगा, तो भी नहीं होगा सेटिस्फाइड। यानी सीधी सी बात क्या है कि हम एक का वैल्यू, किसी एक का वैल्यू 2 लेते हैं और किसी एक का वैल्यू 8 लेते हैं, सीधी सी बात है, निकल जाएगा। तो मैं ये करता हूँ कि x का वैल्यू मैंने 8 ले लिया, और y का वैल्यू क्या लिख दिया अपना, 2 ले लिया, 8 और 2 हो गया 10।
चलो भाई साहब अब कर देते हैं। अब जब भी ऐसा करेंगे तो देखो, अब 8 काम क्या करना है, 8 के पावर 4 करना है, क्योंकि ए का पावर 4, एक्स का पावर 4, वाई का पावर 4, और यहाँ 2 के पावर 4 करना है, 8 के पावर 4 करना है। तो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, फिर 8 का स्क्वायर 64। ऐसे नहीं कर सकते? अगर नहीं होता है तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं कि 8 का 2 गुना कर देंगे, 8 गुना 16 का पावर क्यू। ऐसे भी तो कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो दोनों, और 64 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 40 96। और वही होता है क्या, 16 का क्यूब भी करोगे तो 40 96, प्लस में 2 का पावर 4 16 होता है, तो 40 96 में 16 जोड़ोगे तो 41 बार आ जाएगा। बस कुछ है ही नहीं, 41 बार कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो सोचो भाई सब, सोचो कि ऐसे सोच के हम बना सकते हैं। जब भी अगर सोचोगे ऐसे चीजें तो बहुत कम समय में बना लोगे, नहीं तो फिर लगाते रहेंगे फॉर्मूला और करते रहेंगे। लगाएंगे ना यार फॉर्मूला, अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाए और वहाँ हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो फिर लास्ट ऑप्शन आई है फॉर्मूला, करेंगे यूज। बट लेकिन जहां अगर सोचने का समय आ रहा है तो सोचेंगे भी। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में पिछली बार मैंने समझाया था इसको, मतलब पिछले नेक्स्ट शिफ्ट में बताया था। तो कुछ मेरे भाई और दोस्त यार हैं जो प्यारे बंधु लोग, उनको समझ में नहीं आता, बोल रहे थे कि भैया यार अच्छे से समझा नहीं पाए। मैं समझाया था बट लेकिन वो समझ कनेक्ट नहीं कर पाए। देखो मैं इसमें समझाता हूँ, बहुत ईजी सवाल होता है, बहुत ईजी, कुछ होता ही नहीं है। देखो कह रहा है क्या कि वाई एक्स प्लस 3 के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, प्रोपोर्शनल है। तो मान लो ये वाई है जो क्या है, प्रोपोर्शनल है किसका, एक्स प्लस 3 के। अब कुछ नहीं करते हैं, जब भी अगर प्रोपोर्शनल हटाते हो तो बराबर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा वाई बराबर, और यहाँ पे एक्स प्लस 3 होता है ना, इसके साथ जब भी अगर प्रोपोर्शनल हटा के बराबर जब लोगे ना, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है की। कुछ भी लगा सकते हो, ए से जेड तक कोई भी वैल्यू लगा सकते हो कांस्टेंट के नाम पे। मैंने की लगा दिया बस। अब वैल्यू रख दो, एक्स बराबर 1 दिया, वाई बराबर 8 दिया। लो भाई सब, मैंने वाई बराबर 8 ले दिया, एक्स बराबर 1 यहाँ पर रखूंगा तो 1 और 3 4 हो जाएगा, यानी 4 के हो जाएगा। तो यहाँ पे से कट जाएगा, यानी क्या दो, क्या हो जाएगा के का मान, यानी के का मान 2 आ गया। और सेम दूसरा लाइन, क्योंकि इसमें दो इक्वेशन दे रखा है, फिर यहाँ पर दिया एक्स बराबर 2, तो वाई का मान निकालना है, तो फिर वाई हो जाएगा यहाँ पे, और फिर यहीं पे ले लेंगे क्या एक्स प्लस 3, और यहाँ पे लिख देंगे क्या के, वाई का मान हमें निकालना है, यहाँ पे वाई लिख देंगे। चलो कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। एक्स का मान यहाँ पर अभी निकाले हम, एक्स का मान क्या, एक्स का मान निकाले नहीं, 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 और 3 करेंगे कितना हो जाएगा 5, और के का मान कितना निकला है 2, सीधी सी बात है 5 इंटू 2 कर देंगे, तो वाई बराबर भाई साहब कितना आ जाएगा 10। यही तो पूछा है वाई का मान, ऑप्शन नंबर बी। सोचो कितना इजी है, सिंपल है, कुछ करना ही नहीं, बस खाली जब भी अगर प्रोपोर्शनल लगता है भाई सीधी सी बात है बराबर आएगा, और बराबर के साथ एक कांस्टेंट लेता आएगा, क्योंकि कांस्टेंट से हम पहला मान निकाल लेंगे, पहला मान निकालेंगे तो सेम वही कांस्टेंट रखकर दूसरा भी मान निकाल लेंगे। तो बहुत ईजी था, कुछ था नहीं इसमें। अब हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक वाइक कर दो यार, मोटिवेशन अपना बना भी रहेगा कि हाँ देख रहे हो आप लोग, अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रहा है, इतना प्यारी प्यारी आवाज़ों के साथ, बातों के साथ सिखाया जा रहा है। ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ ही हमारी उस टाइप की है, दिल पे मत लेना। ठीक है चलो, यहाँ पर बोला है क्या, द्विघात समीकरण इतना दे रखा है तो मूलों का पवित्र निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट डिटरमाइन। यानी देखो, जब भी अगर हम डी का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है अपना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कब होता है, जब ऐसा फॉर्मेट दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इजकल टू 0। ठीक है, तब ये निकालते हैं। अब देखो डिटरमाइन करते हैं, वैल्यू रख देते हैं हम। यहाँ पे दे रखा है क्या, बी की जगह पे क्या देखा है 2 रख देते हैं, तो बी की जब भी हम 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 4 ए की जगह पर 3, और सी की जगह पर 5 रखा है, तो 4 ए की जगह पर 3 और यहाँ पे 5, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 3 12 25 60, यानी कितना आ जाएगा माइनस में 56। सीधी सी बात है। तो देखो 2 3 चीज़ें होता है जो मैं समझाता हूँ। अगर मान लो डी का वैल्यू क्या होता है, अगर जीरो से क्या होता है छोटा होता है, अगर जीरो से छोटा है तो इसका क्या होता है, हमें इमेजिनरी बनता है, इमेजिनरी यहाँ पे लिखा हुआ है, इमेजिनरी बनता है। ठीक है, अगर वही जो डी है हमारा वो बड़ा होता है जीरो से, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रियल बनता है। ठीक है, यहाँ पर रियल बनता है। अगर वही जो डी है जो अपना बराबर होता है जीरो से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल बनता है। बस अब तो बता ही दिया सब कुछ। यहाँ पर डी क्या है, जीरो से छोटा है क्योंकि माइनस में है, तो इमेजिनरी बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी। तीनों मैंने केस समझा दिया कि जब भी डी का वैल्यू अगर इसमें आए तो बस ये अलग अलग अपना जो चीज़ आए वो चीज़ें बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि एक सवाल से 2 3 चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिल गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 40% बचाता है, यदि उसका व्यय 480 है तो उसका आय बताएं। मान लो आय उसका 100 है, इसमें उसने 40% बचाता है, ठीक है, तो खर्च कितना करता है 60। यही तो 60 का वैल्यू दे रखा है, 480 BI, और फिर पूछा क्या उसकी आय, यानी 100 का वैल्यू निकालना है हमें। तो देखो ये 60 से कट जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से कट जाएगा 8 बार में, और 8 में डबल जीरो लगा देंगे, यानी उसका आय कितना हो जाएगा 800। ऑप्शन नंबर B4 क्या होता है, कमेंट में बता देना, आप मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 144 है, तो ए इंटू बी इतना दे रखा है, ये जो है बी से बड़ा है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी ज्ञात करें। सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे निकालते हैं ए माइनस बी अब बट्टे में ए प्लस बी, कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं हम। तो सबसे पहले अलग अलग इसका होल स्क्वायर कर देते हैं हम। बराबर में देखो ऊपर वाले का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2ab। फिर नीचे वाला देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाए बी स्क्वायर, और नीचे अगर प्लस है तो प्लस 2ab। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख देना है, और वैल्यू रखना है तो रखो भाई साहब। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है 144, ऊपर क्या हो जाएगा 144 माइनस 2ab, ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है 24, इसमें 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 48, तो माइनस में 48 हो जाएगा। बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 144, यहाँ पे प्लस सेम कर देना है, प्लस 48 कर देना है बस। अब कर दो 144 में से 48 घटाना, 144 में 44 घटा दो 100 हो जाएगा, 100 में से 4 घटा दोगे 96, फिर बट्टे में 144 में 48 जोड़ दो, 8 4 12 हाथ में 1 और 4 4 8 9 और 192। अब देखो यहाँ पे है ए माइनस बी ए प्लस बी, अब जब भी इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। अब बस इसको काट देंगे, यहाँ पे आंसर ही आ जाएगा। देखो इसको काट देंगे, 96 दूनी 120, यानी ऑप्शन क्या होगा रूट 1/2। कहाँ है रूट 1/2, ऑप्शन नंबर बी। कुछ था ही नहीं, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम होगा, बस जैसे जैसे बोला है, बाकी वैल्यू तो दे ही रखा है, बाकी कैलकुलेशन का पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 57 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी मिलकर उसे 28 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 19 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, यानी कितना समय में पूरा करेगा। चलो निकालते हैं। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं अपना 57 घंटे में पूरा कर रहे हैं। फिर आ गए अपना बी प्लस सी, दोनों लोग मिल रहे हैं भाई, अकेले नहीं कर पाएंगे ये लोग, 28 घंटे लगता है इनको। फिर आते हैं ए प्लस सी, ए प्लस सी 19 घंटे में। कहोगे भैया कहाँ लिख रहे हो, कहाँ कहाँ दिया है, तो इतना तो यार समझ ही सकते हो कि यहाँ पर 57 घंटे दे रखा है, यहाँ पर बी और सी का 28 घंटे दे रखा है, और ए और सी का 29 घंटे दे रखा है। ठीक है, बस वही चीज़ें मैंने उठा दिया। अब जब भी अगर मान लो ऐसे सवाल आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि टाइम एंड वर्क का सवाल होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में देखो 19 और 57 का एलसीएम 57 हो जाएगा, क्योंकि 19 का 3 गुना 57 होता है, तो यहाँ पर 57 तो एक फिक्स से किया जाएगा। अब 28 का 57 से कटता है, नहीं कटता है, चलो भाई 28 ले लेंगे, तो यहाँ पर देखो 28 भी कट जाएगा, फिर 57 और कट जाएगा, ये अब इसका एलसीएम हो जाएगा। चलो अब इसका एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ये वैल्यू आता है उसको डिवाइड कर देते हैं इससे। अगर मान लो 57 को 57 से डिवाइड करते 57 खत्म हो जाएगा, यानी 48 बचेगा, यानी 48 कह रहा हूँ 28, यानी 28 बार में जाएगा, 28 से 28 खत्म, यानी ये 57 बार में जाएगा, इसका एफिशिएंसी 57 हो जाएगा। 19 का देखो 19 का यहाँ पर 3 बार में जाएगा, यानी 28 का 3 गुना हो जाएगा, 28 का 3 गुना 8 3 का 24, हाथ में कितना 2, और फिर कितना, फिर 3 दूना 6 और 2 8, 84, इसका एफिशिएंसी 84। यानी देखो अब अलग अलग एफिशिएंसी इसका आ गया, ए का एफिशिएंसी 28 आ गया है, और बी प्लस सी का एफिशिएंसी 57, ए प्लस सी का एफिशिएंसी 84। तो ये का यहाँ पर 57 दे रखा है, तो यहाँ पे ए प्लस सी आ जाएगा, ए प्लस सी का वैल्यू दे रखा है 84, तो हम सी का निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो ए प्लस सी बराबर 84 दे रखा है, तो हम ए का यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, तो यहाँ पर सी अगर लिखोगे, यहाँ पे ए का वैल्यू रखोगे तो जाके माइनस हो जाएगा, तो 84 में से माइनस करना है कितना 28, बस। तो यहाँ पे देखो 14 में से 8 गया 6, 7 में से 2 गया 5, यानी ये सी का वैल्यू कितना आ गया हमारा 56। बट सी का थोड़ी निकालना है, हमें तो बी का निकालना है, तो जो सी का 56 दिया है तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखो बी प्लस सी, ये मत रखना कि यहाँ 28 नहीं, एफिशिएंसी निकाल रहे हैं हम, ठीक है, ये नहीं कि कितना घंटे हम पूरा करें, एफिशिएंसी। बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 57, ठीक है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 57, सी का वैल्यू 56 रख रहा हूँ, तो बी बराबर अगर सी का वैल्यू 56 यहाँ पर रखूंगा तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 57 में से 56 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 1, यानी बी का एफिशिएंसी 1, सी का एफिशिएंसी 56 और ए का एफिशिएंसी 28। अब बस अब सारे लोगों का, किसी का भी, दुनिया का किसी का भी पूछ दे भाई, सब तीनों लोगों में से किसी का भी निकाल देंगे। बट इसने पूछा क्या है, बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, बी का पूछा है। सीधी सी बात है, जब भी अगर टाइम निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, टाइम निकालने होते हैं तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा क्या टोटल वर्क, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, तो वर्क हमारा कितना दे रखा है 57, इंटू में कितना दे रखा है 28, और एफिशिएंसी कितना है बी का एफिशिएंसी 1, बस। अब ऐसा कर सकते हैं कि सबका मान अलग अलग है, तो 8 7 56 यूनिट डिजिट 6 किसका आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नहीं विश्वास होगा तो गुणा भी करोगे तो 1596 आएगा, बस। कुछ था ही नहीं, बस थोड़ा इसमें था कि थोड़ा कैलकुलेशन दे दिया था बच्चों को थोड़ा सा फंसाने के लिए, बाकी तो कॉन्सेप्ट सेम ही था, कॉन्सेप्ट में कुछ चेंजिंग किया ही नहीं था। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेक्षण इतना 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 का माध्यिका निकालना है। क्या निकाल देना है भाई साहब? माध्यिका, माध्यिका ज्ञात करना है। देखो जब भी हम स्टेट्स पढ़ते हैं तो दो तीन चीज निकालना होता है, एक तो बहुलक होता है, माध्य होता है, माध्यिका होता है। माध्यिका क्या होता है? देखो मान लो कोई 10 संख्या यानी कुछ भी संख्या दे दिया, तो होता है या तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दें या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दें, दोनों को सजाना होता है। और क्या होता है उसका हम लोग क्या टोटल, या तो टोटल संख्या ऐसे सजा देते हैं, और जो बीच वाला वैल्यू होता है ना वही उसका क्या माध्यिका हो जाता है। जैसे मान लो कि 7 संख्या है, तो इधर का वैल्यू 3 हो गया, इधर का वैल्यू 3 हो गया, 3 3 6, जो बीच वाला वैल्यू जो चार चार नंबर वाला वैल्यू होगा ना वही माध्यिका होता है, वही निकालना होता है, इसी में का माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले देखो, या तो पूरा लोग यहाँ पर लिखेंगे सजाएंगे, उसके बाद लिखेंगे, लेकिन मैं कैसे समझाऊंगा वो देखना, कैसे बताऊंगा, ताकि मैं जैसे बताऊंगा ना इसको एग्जाम में इंप्लीमेंट करना। देखो जैसे मैं गिनूंगा कि कितना है, पहले संख्या कितना है पहले गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब भी अगर ऑड आता है तो बीच वाला संख्या लेते हैं, इवन आता है तो दोनों संख्या, जैसे मान लो कि इवन इन द सेंस क्या, यहाँ पे देखो 8 संख्या हो गया, मान लो 8 संख्या हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा 3 संख्या, इधर 3 संख्या, 6 संख्या होगा, बीच में 2 संख्या बचेगा, तो दो जो संख्या बचेगा ना दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वो उसका माध्यिका आ जाएगा। अगर मान लो 9 संख्या है तो इधर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा संख्या, इधर 4 संख्या हो जाएगा, तो बीच में जो 5वां संख्या हो जाएगा ना तो सीधे वहीं आपका माध्यिका हो जाएगा। तो इसमें 11 है, बहुत बढ़िया है कि ऑड है, तो हमको डिवाइड डिवाइड का झंझट करना नहीं है। तो हमें सीधी सी बात है, जो संख्या होगा ना हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, और जो संख्या हमारा 5वां वाला होगा, क्योंकि देखो 11 है तो 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, ये वाला संख्या क्या होगा 6 नंबर, तो हमें बस 6 नंबर निकालना है, वही 6 नंबर हमारा माध्यिका हो जाएगा, बस 6 नंबर हम काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा छोटा संख्या उठाते हैं। देखो छोटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11, 11 खत्म हो गया, 1 हो गया, क्योंकि देखो याद रखना 6 नंबर लेना है। 1 हो गया, 11 के बाद से 32, 2 को खत्म हो गया, 32, 32 के बाद से 45, 3 खत्म हो गया, 53, 4 सब खत्म हो गया, 53, 53, 53, 56, 5 सब हो गया, 5, यानी 6 नंबर लेना है, वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। यहाँ पर 89, बस यही तो हो गया, 7 9 79, यही होगा अपना मध्य का ऑप्शन नंबर डी। बाकी अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो सारे लिखो 11 संख्या, फिर असेंडिंग ऑर्डर, फिर 6 नंबर वाला निकालो, देखो 79 हो गया, तो डायरेक्ट निकालो, लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं इसमें थोड़ा टाइम लेकर समझाया, ताकि आप लोग को ऐसा सवाल हो तो जल्दी से बना सको। ठीक है, चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें लग रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन बनाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। लो बना देना, इसको है क्या होमवर्क में, और सारे लोग होमवर्क में लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस भाई साहब देख रहे हैं क्या ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें भी बच्चे फंस जाते हैं कि कब रूट को गुणा करना है कि कब क्या करना है, तो एक बार बना के देखना। ठीक है, बाकी ऐसे कुछ इसमें खास दम नहीं है क्वेश्चन में। चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 20 ड्यूल डेस्क और 12 कुर्सियां इतना है में खरीदी गई, यदि एक ड्यूल डेस्क का औसत कीमत इतना थी, तो एक कुर्सी की औसत कीमत क्या है? कुछ है ही नहीं, बस खाली लैंग्वेज का खेल है, समझना है कि 20 ड्यूल डेस्क है, ठीक है, एक का दे दिया है तो 20 का निकाल लेते हैं। एक का वैल्यू कितना दे रखा है 3500, तो 20 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 20 से, तो 35 दूना 70, और यहाँ पर 3 जीरो आ जाएगा, यानी 70,000 हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है क्या, क्या दे रखा है देखो, और 12 कुर्सियों, यानी 20 ड्यूल डेस्क और 12 कुर्सियों का इतना दे रखा है 79600। भाई साहब लिख देते हैं कितना है, तो इसमें डायरेक्ट घटा लेते हैं, तो ये डुअल डेस्क अगर कुर्सियों का निकालना होता है तो घटा देंगे। अगर मान लो हमें चेयर का निकालना है, तो ये देखो इन्होंने दोनों का वैल्यू कितना देखा 79600, तो घटा देंगे 7, इसमें 3 जीरो आ जाएगा हमारा कुर्सी का, 0009, यहाँ पे कितना हो जाएगा बस 9, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी 9600 आ जाएगा चेयर का। यानी कितने चेयर का, 12 चेयर का ये आ जाएगा हमारा कितना 9600। बट लेकिन पूछा क्या है हमें, एक लाइन वो भी दे देते हैं कि क्या पूछा है। तो पूछा क्या है, यहाँ पे देखिए, तो एक कुर्सी की औसत कीमत क्या होगी, बस यहाँ पे हमने निकाल ही दिया है कि 12 कुर्सी का 9600 आ गया, तो एक कुर्सी का निकाल दो, 12 से काट दो, तो एक कुर्सी का हमारा कितना हो जाएगा 800, 12 बटे 96 बोला ना वो, ना होला बुझात बनू 12 से 96 800। ठीक बा, उम्मीद करता नहीं कि भाई समझ में आवत हो। चलो लो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आ जा 22 नंबर कह रहा क्या, एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी जिसमें क्रमशः 22 और 44 विद्यार्थी हैं, यदि सेक्शन ए का औसत 40 केजी है और सेक्शन बी का औसत 34 केजी है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगी? बहुत इजी सवाल, बहुत टुच्चा सा सवाल है, कुछ था ही नहीं इसमें। देखो इसमें दे रखा है कि 22 छात्र हैं, जिसका इन्होंने क्या दे रखा है, सेक्शन ए में इनका क्या है एवरेज कितना दे रखा है 40 केजी। दूसरे में क्या है 44 छात्र हैं, इनका एवरेज कितना दे रखा है 34 केजी। कुछ नहीं करेंगे भाई साहब, जब भी अगर ऊपर क्या डाटा, यानी डाटा का क्या हम कर सकते हैं, क्या रेशियो ले लेते हैं, तो 22 दूना 44, या तो ऐसे कर सकते हैं क्या कि इसका इसका
गुणा कर देते हैं, इसके इसका गुणा करके फिर डिवाइड बाई टोटल कर देते हैं, वैसे ही कर देते हैं। नहीं तो एक डेविएशन से भी कर सकते हैं, कि मान लो डेविएशन से कैसे करते हैं, देखो ये 44, हम मान लो 34 लेते हैं, 34 से कितना ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है, ठीक है, 6 में 1 से गुणा करेंगे 6 ही आएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे देखो 34 हो गया हमारा। अब देखो 34 हमारा एवरेज तो होगा ही, प्लस में ये 6 ज़्यादा है, और कितने लोगों पर ज़्यादा है, तो 2 1 3 लोगों में बढ़ जाएगा, तो डिवाइड बाई 3 यानी कर देंगे 2, यानी हमारा कितना आ जाएगा 36। एवरेज क्या है 36। एक तो ऐसे हो गया बस, बट बच्चों लोग तो ऐसे भी कर सकते हैं यार, कैसे कर दो इसको, कि जैसे इजी, क्यों दो ये वाला है ना, कितना भी भारी से भारी कैलकुलेशन दे दे, कितना भी टफ कैलकुलेशन दे, तो ये वाला यूज करेंगे। लेकिन टुच्चा सा है, इजी सा है, कुछ उसमें है नहीं, उसको अगर करना हो तो कैसे करेंगे, देखो अगर उसको करना है तो कैसे करेंगे, जैसे ये है अपना, तो कुछ नहीं करेंगे, देखो 1 और 40 को गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, फिर 34 में दूसरे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, और डिवाइड बाई टोटल का ऐड कर देंगे यानी 3 कर देंगे, तो देखो ये कितना हो जाएगा 68 और 40 108/3, तो ऐसे भी तो कट जाएगा, 37 3 कितना होता है 108, 3 3 का 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3 का 36 3 108 होता है, 3 3 का 9 और 3 6 18, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे ही बना सकते हो, बस ये वहाँ पे यूज होगा जहाँ पे क्या वैल्यू आसान है, क्योंकि गुणा करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, ना डेविएशन तो हर जगह पे यूज होगा, जहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन वहाँ पे लगे कि हाँ थोड़ा लेंदी है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रखा है। जब भी अगर ऐसा सवाल दे रखा है तो इसको पहले इसका बेस बराबर करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर समझाता हूँ, अगर x बटे में y का वैल्यू दे रखो, मान लो m दे रखा है इसका पावर, तो अगर हम उसको मान लो अगर इसको y बटे x करते हैं, तो ये क्या होता है m होता है जो माइनस में हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना, ठीक है, इसी पे हम लोग बना लेते हैं। अगर इसी पे हम बनाते हैं तो देखो इसको मिटाते हैं, कॉन्सेप्ट है याद रख लेना। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 8/21 लेना है, सबका बेस बराबर करना है, तो यहाँ पे 21/8 है, तो यहाँ पे हम करते हैं 8/21, फिर ये जो हमारा 12 क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, फिर इंटू में हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8/21 है तो ऐसे उठा देंगे सेम, यहाँ पे 14 है, फिर यहाँ पे 8/21 कर देंगे, उलाट देंगे 8/21, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में 14, और बराबर में ही दे रखा है, तो कुछ नहीं करना है, जब भी बेस बराबर आ गया तो सारे को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -12 प्लस में 14 फिर माइनस में 14 बराबर में इसका आ जाएगा क्या 9m प्लस में 20। बस सब कर देते हैं भाई, ये तो बहुत ईजी होता है, इसमें कुछ होता है, देखो यहाँ पे +14 -14 खत्म, यहाँ पे बचा -12, इधर का +20 में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -20 बराबर में 9m, -20 -12 -32, और बट्टे में 9 इधर आ जाएगा, अब बराबर में m, यानी m का वैल्यू कितना आ जाएगा -32/9, कहाँ है -32/9, ऑप्शन नंबर बी। इजी सवाल था, बस एक वो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट समझना था, वो क्या था x बटे का y अगर m दे रखा है, तो हमें अगर y बटे x करना है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हमें m हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को याद होना चाहिए, इसी कॉन्सेप्ट पे ये सारी चीज़ें बन जाएगी। और ऐसे हर एक शिफ्ट में सवाल आया तो मैं ऑलरेडी हर एक शिफ्ट में इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी करा दिया हूँ, तो जितने बच्चे शुरू से फॉलो करते आए होंगे वो इसको देखते ही बना दिए होंगे, कलम उठाने की जरूरत भी नहीं होगी उनकी। चलो 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इतना मीटर लंबी एक सीढ़ी की दीवार के सहारे टिकी हुई है, ठीक है, दीवार के सहारे एक सीढ़ी टिकी हुई है, ये दीवार है भाई साहब, इसके सहारे क्या है एक सीढ़ी टिकी हुई है, चलो भाई साहब सहारे इसको सीढ़ी से टिका देते हैं, ये हो गया। अब कह रहा है कि यह जमीन से 30 डिग्री की कोण बनाती है, जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये जमीन से अपना, ठीक है, ये वाला एंगल से हमें अब 30 डिग्री की कोण बनाती है, ये जमीन से, ये जमीन से टिकी हुई है, और ये सीढ़ी है अपना 30 डिग्री, सीढ़ी का इन्होंने लंबाई दे रखा है 10.6, ठीक है। अब पूछा क्या है, तो पूछा ये है, देखो ये पूछा है कि दीवार से सीढ़ी की कितनी ऊंचाई पहुंचेगी, यानी हमें इसकी वैल्यू पूछा है, ये वाला वैल्यू पूछा है, ये वाला वैल्यू, ठीक है, लेट एक्स का वैल्यू ये वाला पूछा है हमें। तो देखो जब भी 30 का सामने होता है, ये 30 होता है, इसका सामने वाला क्या होता है 90 हो जाता है, और ये 90 क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो 30 का सामने का वैल्यू क्या होता है, ये 1 हो जाता है, 60 ये सॉरी यहाँ पर 60 लिखना था, मैं 90 लिख दिया, कुछ भी बोलता कुछ और हूँ लिखता हूँ कुछ और है, क्या ही गुंडा बनूंगा है। देखो फिर यहाँ पर हो जाएगा 60, 60 के सामने क्या हो जाएगा √3, और 90 के सामने क्या होता है 2। अब हमें लग रहा है कि इसमें कुछ करना है, देखो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करना है। देखो 2 का वैल्यू कितना दे रखा है 10.6, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 5.3, और यहाँ पे यही तो निकालना है हमें, एक का वैल्यू निकालना है, तो 5.3 आ गया, यानी एक्स का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, तो सीढ़ी की ऊंचाई जो सीढ़ी कह रहा हूँ कि सीढ़ी से कितनी ऊंचाई तक दीवार की जो ऊंचाई है 5.3 मीटर, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। इसमें कुछ था ही नहीं, बस आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 30 का सामने का वैल्यू 1 होता है, 60 का सामने का वैल्यू √3 होता है, 90 का सामने का वैल्यू 2 होता है, ठीक है, और 45 का होता है तो 1 1 √2। तो ये 2 3 चीजें होती है कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को याद होना चाहिए, सारे इसी पर टिका हुआ अपना क्या क्या हाइट एंड डिस्टेंस। चलो क्वेश्चन नंबर 25 भाई साहब देखो,
ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जब भी, ये क्वेश्चन आते हैं। देखो जैसे एक स्टार्टिंग में वो मैंने बताया था जो सीरीज मेथड वाला, और एक ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम किल करते हैं, क्योंकि देखो 30 क्वेश्चन में से ऐसे होते हैं ना, सारे बच्चे 20 से 22 क्वेश्चन सब कुछ इजी वे में बना लेते हैं, बट वही होता है 2-3 क्वेश्चन का हेर फेर हो जाता है जो थोड़ा अच्छे लेवल का दे देता है, जिसमें बच्चों का सारा सिस्टम हिल जाता है। देखो एक तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, एक तो मैंने हर एक शिफ्ट में बताते आ रहा हूँ किसको, तो वो यूज कर सकते हैं हम क्या, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट, बट यहाँ पे इसलिए नहीं यूज कर सकते ना कि मान लो 5 4 1 1 यूनिट डिजिट अलग अलग है। मान लो इन दोनों में से कोई एक आ गया तो भाई साहब फिर हमें शुरू से बनाना पड़ेगा, फिर हमारा क्या होगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा। यूनिट डिजिट का मैंने कॉन्सेप्ट लगाया तो वहाँ पे यूज नहीं होगा। जब भी अगर यूनिट डिजिट निकालना हो ना, तो ये देखना सारे चारों ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग हो, अलग अलग हुआ तभी यूनिट डिजिट लगाना, ना तो नत लगाना, टाइम बर्बाद हो जाएगा। नहीं तो एक ऐसे भी निकाल सकते हो डिजिटल सम से, डिजिटल सम से भी निकालोगे तो बहुत टाइम लगता है, उसके लिए डिजिटल सम आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। मैं तो डिजिटल सम से बता दूंगा, बट लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको डिजिटल सम आता ही नहीं होगा, तो उसको सीधी सी बात कुछ नहीं करना है, उनको बस बेसिक से ही जाना है। और बेसिक से जाने के लिए क्या करते हैं कि इनका और इनका मल्टीप्लाई करते हैं सारे लोगों का, और जो जितना आता है सबको ऐड करते हैं, और फिर जितना ऐड करते हैं तो ये सारे संख्या को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद वही हमारा क्या एवरेज, जिसको हम माध्य बोलते हैं, वही माध्य निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको डेविएशन मेथड से निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा तो आप लोग धैर्य देके दिखिएगा, और नहीं हो तो आप लोग पॉज करके खुद इसको ट्राई करिएगा। बाकी मैं बनाता हूँ तो आप लोग थोड़ी देर वेट करके देखिएगा कि हाँ कैसे बना रहा हूँ। मैं मान लो किसी एक का एज्यूम करता हूँ, मैं मान लो कि मैंने 59 को क्या किया, मैं यहाँ पे माध्य मान लेता हूँ कि मान लो इसका 59 है। अब इसके डेविएशन लगाता हूँ, 59 से जितने कम होंगे वो माइनस में जाएंगे, 59 से जितने ज्यादा होते हैं वो प्लस में जाते हैं। अब देखो 59 से कितने कम है, 27, तो देखो 19 में से, देखो 19 में 9 में से कितना 7 गया 2, फिर 5 में से 2 गया 3, यानी 32 कम है। 32 कितने पे कम है, 57 पे। अब इनका गुणा कर देते हैं। देखो गुणा करने का तरीका, 7 दूना 14, हाथ में 1, 7 तरीका 21, 5 दूना 10, 21 और 10 31, 31 और 1 32, हाथ में 3, 5 15 3 18, तो माइनस में 1824 का डेविएशन इसमें आया। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, माइनस में 1824 का डेविएशन 1 में आया। और फिर यहाँ से ये कितना कम है, 13। देखो 19 में से अगर मान लो, इसको मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, 9 में से 3 गया 6, फिर 5 में से 1 गया 4, यानी 46 का डेविएशन हुआ कितने, फिर 95 पे, 95 से गुणा कर लो। 6 5 30 के जीरो, हाथ में 3, 5 चौका 20, और 9 चौका 9 छक्का 54, 20 और 54 74, 74 और 3 77, हाथ में 7, 7 9 चौका 36 और 7, 36 और 7 43, यानी 4370 का यहाँ पर डेविएशन हुआ, माइनस में 4370 का डेविएशन। ये तो हो गया 2 का डेविएशन। अब आगे देखते हैं, ये तो इधर का दोनों का हम लोग निकाल लिए, अब इधर का देखते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो जीरो में 80 से गुणा करोगे जीरो होगा, तो इसको काउंट नहीं करते हैं। फिर इसको लेते हैं 61, 59 से 61 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 कितने पे, 98 पे, तो 98 का 2 गुना कितना होता है, 8 दूना 16, हाथ में 1, आके 9 दूना 18, 196, ये प्लस में आएगा। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पे देखो, अब ये देखो 59 से कितना ज्यादा है, 97, तो देखो यहाँ पे 17 में से 9 हो गया, कितना हो गया, 9 8 17, फिर 8 में से 5 गया 3, यानी कितना हो गया 38, 38 कितने पे है, 73 पे, तो 73 से गुणा कर दो भाई साहब। देखो 8 तरीके 24 के, 4 हाथ में 2, 3 तरीका 9, और 8 सत्ते 56, 56 और 9 कितना होता है 65, 65 और 2 67 के, 7 हाथ में लगा 6, और 7 तरीका 21 और 6 27, यानी 27 74 ये हो गया। अब कुछ नहीं करते हैं, जो प्लस वाले हैं प्लस में ऐड कर देते हैं, तो इसमें 27 74 ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 6 4 10, हाथ में 1, 9 7 16 और 1 17, हाथ में 1, 7 और 8 और 1 9, और यहाँ पे ये प्लस में आया 2970। माइनस वाला का भी ऐड कर देते हैं, 4 7 2 9, 8 3 11, हाथ में 1, 4 1 5 और 1 6, ये माइनस में आया, और प्लस में आया कितना हमारा 2970। ये देखो ये माइनस में ज्यादा है प्लस में कम है, तो घटा देते हैं, 4 फिर 2, 11 में से 9 गया 2, 5 में से 2 गया 3, यानी 3224 माइनस में आया। अब ये नहीं कि माइनस में हमारा एवरेज आया तो हम 59 एवरेज माने हैं तो इसमें से जाके घटा रहे हैं, कुछ नहीं। अब ये जितना है ना, सारे विद्यार्थियों को संख्या ऐड करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, उतना आएगा, जो फिर काटेंगे, जो वैल्यू आएगा फिर उसको 59 में से माइनस करेंगे। हमारा एवरेज कितना माने हुए हैं, याद रखना कि हमारा एवरेज कितना है, मतलब हम जो एवरेज इन द सेंस माध्य बोल सकते हो, कितना माने हैं 59। ठीक है, चलो अब विद्यार्थियों की संख्या ऐड करते हैं। यहाँ पे देखो 7 और देखो 3 और 8 11, 11 में से जीरो करेंगे 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, हाथ में कितना 2, तो 2 है इसमें ऐड कर देता है, 7 2 9, 9 2 18, 18 और 8 26, 26 5 31 और 9 40, यानी 403 आया विद्यार्थियों की संख्या। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बाई कर देंगे 403। अब इसको काट देंगे, यहाँ पे 3 8 है 24, 4 8 है 32, यानी सीधे कितना बार में 8 बार में जाएगा, तो माइनस का 8 आएगा। जो भी एवरेज आया ना उसमें से -8 हो जाएगा। तो मान लो एवरेज हमारा कितना माने हुए थे 59,
तो 59 में से -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 51, यही हमारा माध्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए इसमें इतना टाइम लगा क्योंकि इसका भाई सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, इसमें कोई है नहीं। अगर आपके पास अगर फिर डिजिटल सम आता है तो डिजिटल सम लगाओ, डिजिटल सम भी वही लगाएंगे, सारे को गुणा करेंगे फिर अलग लगाएंगे, उसमें भी कंफ्यूजन होता है, एक चीज़ छूट गया कहीं से भी छोटा सा मिस्टेक हुआ फिर शुरू से बनाओ। ठीक है, तो सबसे बढ़िया अगर मान लो ऑप्शन का ये यूनिट डिजिट नहीं मिल रहा है तो एक ही बार ध्यान से बैठो भाई, बढ़िया से बैठेंगे और एक ही बार टाइम निकालेंगे 1 से 2 मिनट का, और बढ़िया से उसको क्या जैसे बेसिक से वैसे सोल्यूशन करेंगे, आंसर आ जाएगा, कुछ था नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख रहा हूँ क्या है, 26 देखते हैं क्या कह रहा है कि पानी की एक घनाभाकार टैंक का धारिता इतना लीटर है, यदि टैंक की लंबाई और गहराई क्रमशः 4 मीटर 10 मीटर है तो टैंक का चौड़ाई बताना है। टैंक का चौड़ाई में क्या होता है, लंबाई इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट यानी गहराई दे दिया है, तो इसी का हम लोग वैल्यू रख देते हैं, जो जो दिया है उसका हम लोग सीधी सी मान रख देते हैं। देखो यहाँ पर कितना दे रखा है, टैंक अगर पहले 4 दे रखा है, फिर 10 दे रखा है, और हमें निकालना चौड़ाई को हम x मान लेते हैं, ठीक है, और ये सारे मीटर में है, ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है 70,000 लीटर में दे रखा है, लीटर में दे रखा है, ठीक है। तो देखो हमेशा मालूम होता है कि 1 मीटर क्यूब में क्या होता है 1000 लीटर होता है, ठीक है, 1000 लीटर होता है, तो हम इसे सीधे इसका मतलब मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो डिवाइड कर देंगे कितने से 1000 से, डिवाइड कर देते हैं यहाँ से 1000 से, जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो से क्या करेगा 3 जीरो खा जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 10 चौका 40 इंटू एक्स बराबर में क्या हो जाएगा 70, तो एक्स का वैल्यू निकालना होता है तो 0 से 0 खत्म, यानी 7/4, तो यहाँ पर निकाल लो 4 एकम 4, फिर यहाँ पर 3 30 पॉइंट आ जाएगा, तो 7 चौका 28 2 फिर 4 पचे 20, तो 1.75 मीटर कहाँ से आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था कुछ था नहीं इसमें, एल इंटू बी इंटू एच लगा के उस पर बना देंगे हम, खाली बस यहाँ पर चेंज करना है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, ए और बी का रेशियो इन्होंने दे रखा है, ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है, और बी और सी का रेशियो, तो हम ले लेते हैं ए और बी का कितना 3 और 4, फिर यहाँ पे भी 4 और 7 दे रखे हैं, 4 और 7, तो देखो सारे अलग ही हैं, बी का 4 है, सी का 7 है और ए का 3 है, तो कुछ करना ही नहीं, रख देते हैं। पूछा क्या है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और बट्टे में सी, यहाँ पे देखिए जब यहाँ पर देखोगे ना तो ये पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है। चलिए अब यहाँ पर रख देते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी का मान, ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 11, तो देखो 7 3 और 4 7 7 7 14, और सी का वैल्यू कितना है 7, 7 से काट देंगे 14 को कितना बार में 2 बार में जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तीसरा सवाल था रेशियो का, इसमें कोई दम नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या करा है। अपने सामान्य चाल से 2/5 से चाल से चलने के बाद अभिजीत अपने कार्यालय को 18 मिनट की देरी से जाता है, तो अपने घर के कार्यालय के बीच का सेम सवाल था पीछे वाला सब, इसमें कभी क्या है डिस्टेंस अपना क्या है कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखा है तो क्या हो जाएगा हमारा स्पीड दे रखा है, स्पीड का अपोजिट हो जाएगा डिस्टेंस, स्पीड का अपोजिट टाइम, तो यहाँ पर 5 और 2 का रेशियो दे रखा है, ये नीचे वाला इधर आ जाता है 5 और 2 का रेशियो, फिर टाइम अपना क्या हो जाएगा 2:5। अब देखो यहाँ पर रेशियो में डिफरेंस कितना का है 3 का, और टाइम का कितना देरी लग रहा है 18 मिनट का, यानी 3 का वैल्यू कितना दे रखा है 18, तो 1 का वैल्यू 6। पूछा क्या है यहाँ पे एक ही समानता, अब का पूछा नहीं, अगर अब का पूछता है या नया पूछता है ना तो हम लिखते हैं, बट यहाँ पर उन्होंने पूछता है कि समानता कितना समय लगेगा, वहीं पूछता अब का या नए का कि अब कितना समय लग रहा है, बट समानता में ये आ जाता है, यानी 2 का वैल्यू पूछा है, यानी 1 का वैल्यू 6 तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 × 2 यानी 12 मिनट लगेगा, ऑप्शन नंबर। तीसरी सवाल था सेम 2 सवाल था, ये तो बोनस वाला नंबर है क्योंकि इसके पीछे वाला भी ऐसे दिया था, बस उनमें सिर्फ डाटा का चेंजिंग था और कुछ था नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है क्या कि एक ठोस धात्विक गोले का व्यास इतना है, इससे पिघलाकर 0.6 अनुप्रस्थ काट व्यास वाला एक तार बनाया जाता है, तो तार का लंबाई बताना है। जब भी ऐसा देता है ना तो हम उसका क्या कहते हैं वॉल्यूम बराबर करते हैं, गोला का वॉल्यूम और तार, तार किसके आकार का होता है बेलनाकार होता है, तार देखोगे ना तो बेलनाकार का आकार का होता है, तो सबसे पहले हम गोला का क्या लिखते हैं इसका आयतन लिखते हैं, गोला का आयतन क्या होता है, कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों को दिखेगा नहीं, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, इसको हम लोग बराबर कर देंगे कितना उसका पाई आर स्क्वायर एच से, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 इंटू में पाई, यहाँ पर रेडियस कितना दे रखा है, देखो यहाँ पर डायमीटर कितना दे रखा है व्यास, व्यास हमारा कितना दे रखा है 42, अगर डायमीटर 42 दे रखा है, क्या यार ऐसा क्यों चूज आता है, अगर मान लो डायमीटर हमारा कितना दे रखा है 42, तो रेशियो हमारा रेडियस कितना आता है, तो डायमीटर का आधा हो जाता है रेशियो, सॉरी रेडियस, डायमीटर का आधा हो जाता है रेडियस, और अगर वही रेडियस अगर दे रखा है कुछ तो इसका 2 गुना हो जाता है क्या डायमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 21, यहाँ पे लिख लेते हैं 21 को 3 बार लिख लेते हैं 21 × 21, इसका तो काम हो गया। बट यहाँ पे एक और चीज दे रखा है क्या, इसको बराबर करते हैं हम,
और बराबर करने के बाद से लेते हैं क्या, ये देखो, फिर यहाँ पे 0.6 मीटर किसका दिया है, अनुप्रस्थ काट को यानी तार को, यानी किसका, जो 0.6 ये डायमीटर किसका है हमारा, बेलन का। बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को पाई रख देते हैं, आर को रखते हैं, तो इसका आधा हो जाएगा। 0.6 का आधा है 0.3, तो 0.3 हो गया। इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको आसान समझ में आएगा और चीज़ें, ताकि आपको लिखने के लिए स्पेस मिल जाएगा आप अपने लिए ये। ठीक है, चलिए 0.3 इंटू 0.3, क्योंकि पाई आर स्क्वायर हमें निकालना क्या है, ये तो यही तो निकालना है। क्या निकालना है देखो, तो एक तार बनाया जाता है तो तार की लंबाई यानी क्या, उसकी हाइट निकालना है, कहना इन द सेंस हाइट एच। ठीक है, देखो अब मान लो कि यहाँ पे अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो बट्टे में 10 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करते, काट देते हैं। देखो पाई से पाई खत्म, यहाँ से 3 से अगर काटते हैं तो 7 बार में खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर मान लो 3 से ये कट जाएगा 7 बार में, फिर ये 3 से कट जाएगा 7 बार में। ठीक है, बच्चा कितना, ये 10 10 10। अगर ऐसे निकालते हैं तो देखो एक चीज ध्यान देना, क्या है सेंटीमीटर में दिया है, बट हमें निकालना क्या है मीटर में, उसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो और 7 का क्यू कितना होता है, 343। 343 इंटू में क्या हो जाएगा 4, और इंटू में 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा एच आ जाएगा। बट एक चीज है कि हमें क्या निकालना है, मीटर में निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है 1 मीटर में कितना होता है सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो सीधी सी बात है कि जो भी है क्या है सेंटीमीटर में दिया है, तो हमें मीटर में निकालना है, इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ क्या होगा, ये 100 से अपना 100 खत्म हो जाएगा, यानी हमारा हाइट सीधे से आ जाएगा कितना। देखो 4 3 12 का 2 हाथ में 1, और 4 चौको 16 और 1 17 हाथ में 1, फिर 4 3 12 और 1 13, यानी 1372 आएगा, कहाँ है ऑप्शन नंबर 1। तो बढ़िया सवाल था, बस आप लोगों को फॉर्मूला मालूम होना था। फॉर्मूला मालूम हो जाता तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन बना के बस एक और लाइन इसमें दे दिया था, मीटर और सेंटीमीटर का झोल दे दिया था, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो चीज़ें ध्यान रखना, बाकी कुछ सवाल में दम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, कह रहा है कि राज के पास इतना रुपए है, उन्होंने इससे अपने बेटे वरुण और आशीष को बांट दिया और इन्हें इस वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक ब्याज के दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि वरुण और आशीष को क्रमशः 13 और 14 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई, तो राज ने आशीष को कितने रुपए राशि दी थी। सेम सवाल डिट्टो हर एक शिफ्ट में कराते आ रहा हूँ। इसमें ये चीज बोल रखा है कि जो भी अगर रेट होता है उसका पहले फ्रैक्शन में, हम रेट को परसेंटेज में दिया फ्रैक्शन में चूज करते हैं। तो जो, क्योंकि यहाँ पर देखो एक लाइन इसमें बोला है क्या, कि यहाँ पर ये वाला लाइन यही लाइन इसका मेन है, क्योंकि 14 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। जब भी अगर समान राशि बोलता है ना, तो जिसका वैल्यू अगर ज्यादा होता है उसको हम कम कम साल से मल्टीप्लाई करते हैं, और जिसका वैल्यू कम कम होता है उसको ज्यादा साल से मल्टीप्लाई करते हैं। बस सबसे पहले 10% का फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं। अगर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10, यानी कोई चीज मान लो 10 हो गया तो 11 हो गया। और देखो यहाँ पे ये होता है प्रिंसिपल हो जाता है इन लोगों का। तो यहाँ पे देखो 13 और 14 साल दिया है, यानी इन लोगों का गैप का डिफरेंस क्या होता है 1 साल। तो जो भी साल का डिफरेंस होता है उसका पावर लगा देते हैं। तो 10 का पावर 1 करोगे तो कोई फायदा नहीं होता है। अगर वहीं 13 और 15 होता तो 2 साल का डिफरेंस होता, तो फिर यहाँ पे 2 का पावर लगाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे उसको लगाने की नीड नहीं थी। अब देखो, अब यहाँ पे बोला है क्या, कि देखो एक लाइन यहाँ पे समझो, और मैं वही जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या, कि देखो वरुण यहाँ पे लिखा है, वरुण को 13 मिल रहा है, और आशीष को कितना मिल रहा है 14 मिल रहा है। वरुण को 13 मिल रहा है, यानी कम मिल रहा है, कम साल, तो उसको ज्यादा से गुणा करेंगे। अगर मान लो वरुण को 13 मिल रहा है तो ज्यादा यहाँ पे क्या है बी, यानी ये 11, यानी यहाँ वरुण का मान हो जाएगा। यानी वरुण को कितना मिल रहा है 13, तो उसको हम ज्यादा से गुणा करेंगे। और वहीं अगर आशीष को देखें, आशीष को मिलकर 14, यानी उसको कम से गुणा करेंगे, यानी उसका वैल्यू हो जाएगा, गुणा नहीं करना है, उसका वैल्यू हो जाएगा, यानी आशीष का वैल्यू होगा। बस इंटरचेंज हो जाता है कि अगर मान लो कम वाला वैल्यू है तो ज्यादा से कर लेते हैं, और ज्यादा वाला वैल्यू दिया तो कम का वैल्यू दे रखा। बस अब इसी को ऐड कर देते हैं। तो 10 और 11 21 का वैल्यू कितना दे रखा है हमें, अगर 21 का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 21 का वैल्यू कितना, राज के पास 1218, 21 का वैल्यू दे रखा है 1218। ठीक है, अब हमें निकालना है कितना है, तो राज आशीष को यानी 10 का वैल्यू निकालना है। तो ये जो है 1218 जो है हमारा कितना है 21 का मान है, और 10 का मान निकालना है। अब इसको काट देते हैं। देखो 21 को काटते हैं, 21 पचे 105, फिर आ जाएगा कितना 16, 168, 21 8 168, 58 में 10 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 580। अब 580 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। इजी सवाल था, इसमें कुछ था नहीं, बस इसमें समझना था कम और ज्यादा वाला अभी जो मैंने आपको समझाया था। तो ये रहा आज के आप लोगों के पूरे 30 सवाल भाई साहब। देखो यहाँ पर टाइम भी देख रहे हो गया आपकी, ऑलरेडी 3:30 हो गया है। तो बहुत मेहनत लगती है भाई साहब बनाने में सारे को। सबसे पहले ऐसा तो है नहीं, एक तो जो एनटीपीसी वाले होते हैं भाई साहब ना, अलग का इन लोगों का खेल होता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं, और 100 क्वेश्चन एग्जाम जानते हो कैसे लेते हैं, 100 क्वेश्चन को मिक्स करके देते हैं।
कभी मैथ्स का क्वेश्चन आ जाएगा, कभी रीजनिंग आ जाएगा, कभी हिंदी आ जाएगा, हिंदी कह रहा हूँ, जीएस आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे मिक्स करके देते हैं, और मिक्स करके देते हैं तो दिक्कत होता है कि हमें हमें मैथ्स का ही तो कराना होता है। तो भाई साहब 100 क्वेश्चन को देखना होता है, उसमें से मैथ्स के छांट छांट निकालो। आओ बाबू इधर आओ, तुम मैथ को हो, इधर आओ इधर आओ, सारे लोगों को पकड़ना होता है। फिर उसको एक फॉर्मेट बनाता होता है, फिर टाइपिस्ट का बैठना होता है, फिर टाइपिस्ट से पूरा टाइप करवाना होता है, पूरा 30 क्वेश्चन बनवाना होता है। फिर उसके बाद से पीपीटी बनती है टाइप होने के बाद, समझ रहे हो, तो इतना टाइम लगता है कि पीपीटी बनाना, फिर उसके लिए आके फिर आपको यहाँ पर सॉल्यूशन देना, वो भी अच्छे सा सॉल्यूशन देना, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसा सॉल्यूशन दे दे कि आप लोगों को समझ ही में ना आए। तो भाई साहब इतना मेहनत लगता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भैया हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, और से ज़्यादा शेयर करो। और जल्दी इसका सब्सक्राइबर 1000 कम है शायद, हम लोग 50,000 में। तो इस वीडियो जाने के बाद हमें उम्मीद है कि आप लोग 50,000 इसका सब्सक्राइबर कर देंगे। तो ये भी जब भी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो अपने अंदर का मोटिवेशन भी आता है। तभी भी ये मोटिवेशन आता है तो 3:30 बजे तक क्या रिकॉर्डिंग होता है कि भाई लोग हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं और उसको प्यार दे रहे हैं। और जो आप लोगों का कमेंट आता है भाई सब तगड़ा, मन खुश हो जाता है वाकई में। जब भी मैं पढ़ता हूँ और पढ़ के जब उसका रिप्लाई देता हूँ तो अच्छा फील आता है कि हाँ कुछ आप लोगों को सीख मिल रहा है हमारी वीडियो से, और अच्छी चीज़ें सीख मिल रही है कि जो बाकी लोग आपको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं टाइम से, या चीज़ों को समझा नहीं पा रहे हैं, और मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीख मिलता है, तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है भाई, तो ये रहा आज की हमारी क्लास का, और उसका जो मैंने अभी क्लास नोट्स कराया है कंप्लीट, उसका द विनर्स ऑफिशियल हमारा चैनल है, प्यारा सा चैनल, 1,72,000 हो गए हैं इस पे। आप जाओगे तो इस पर डेली क्यूज चलता है भाई, मैं स्पेशल इस पे क्यूज का सेक्शन खुद बनवा के उस पर देता हूँ। डेली का 40 क्वेश्चन आप लोगों का आता है जीएस का, जिसमें रेलवे का टोटल हम शायद 130 सेट करा चुके हैं ऑलरेडी। तो आप लोग वहाँ पर जाइएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और डेली का एक सीट जरूर लगेगा, क्योंकि उससे आपका क्या 40 क्वेश्चन जो होता है ना, उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाते हैं आपके। मान लो जीएस का सेक्शन आता है, कंप्यूटर का सेक्शन आता है, साइंस का सेक्शन आता है, सारे सेक्शंस उसमें कवर हो जाते हैं उस 40 क्वेश्चन में। तो वहाँ से आपकी रिवीजन हो जाएगी। बाकी अगर मान लो मैथ्स के क्वेश्चन के लिए रिवीजन करना है, जैसे मान लो मैंने 30 क्वेश्चन कर दिया, और कोई मान लीजिए जैसे मान लो अभी मैंने ज्योमेट्री का कोई सवाल किया, जैसे मान लो कोई ब्रीथ का सवाल किया, और उससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस लगाना है कि भैया ने तो एक ही बताया यार, मेरे को अंदर से क्यूरियोसिटी आ रहा है कि मैं जाऊँ इससे 10 क्वेश्चन लगा दूँ। भाई साहब आज पूरा फुल मूड में हूँ, तो सबसे बढ़िया ये बुक है अपना, आदित्य रंजन सर का, ये सेकंड एडिशन इसका आ गया, लॉन्च हो गया है। तो ये आप जाके मंगा लीजिएगा, 299 रुपये में आप लोगों को घर पर डिलीवर हो जाएगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा, 299 से ज़्यादा। विद डिलीवरी इसमें इंक्लूड रहता है। मिलता कहाँ है? अमेजन से और फ्लिपकार्ट से, दोनों से मंगा सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए लोकेशन पर नहीं जा रही है बुक, तो सीधी सी बात है, कोई दोस्त यार से अपने नियरेस्ट कोई भी बुक स्टोर हो वहाँ से भी मंगा लीजिएगा। ये बुक हर एक जगह पे पहुँच गई है, तो वहाँ से मंगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें बुक में कंपाइलेशन बहुत अच्छा दे रखा है, चैप्टर वाइज इसमें और टाइप वाइज इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। फिर स्मार्ट अप्रोच शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे मैं एक एक क्वेश्चन का 2-2 शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ, इसमें ऑलरेडी वैसे शॉर्ट ट्रिक्स दे के दिया गया है सॉल्यूशन में। तो आप वहाँ से मंगाइए और इससे लेके प्रैक्टिस करिए दबा के, ताकि इस बार जो अंडर ग्रेजुएट वाला लेवल का भाई क्वेश्चन है ना, 30 में 30 पूरा फोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि नहीं यार आएगा तो पूरा, समझ रहे हो ना, धुआं धुआं कर देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। आज के लिए इतना ही भाई साहब, चलिए जय हिंद।